हमारी ये जो ज़रूरत है ये सारी की सारी हम इसको बाहर से बरामद करके पूरी करते हैं। तो ये हर साल हम 25 से 30 अरब रुपए का अदरक बाहर से मंगवा के अपनी आवाम को मुहैया करते हैं, जो एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला है जो वो बाहर चला जाता है। तो इसकी बेहतर पैदावार के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। उसमें सबसे पहले दर्जा हरारत है, जो इसको 30 से 35 डिग्री चाहिए। 10 महीने की ये फसल है 10 महीने के लिए ये हमें टेम्परेचर चाहिए, जो हमें ये मुयस्सर नहीं है। उसके बाद सॉइल पीएच एक होती है, असासियत जिसको हम कहते हैं, वो 5.5 इसको चाहिए। हमारी ज़मीनों की असासियत जो है वो 8 से शुरू होकर 8.2, 8.3, 8.5 तक जाती है। तीसरा इसको चाहिए ह्यूमिडिटी, जो हवा में नमी होती है उसका तनासब 70 से 75% अगर हो तो वो अदरक की फसल के लिए बहुत ही मौजू है। चौथे नंबर पे हमें आती है बारिश। 2500 मिलीमीटर सालाना जो बारिश है वो इस जी सर बताइए। 2500 मिलीमीटर एनुअल जो सालाना जो बारिश है वो इसके लिए दरकार है। उससे जो हवा की नमी है वो भी जो इतनी चाहिए इसको वो मुहैया इसको होती है, और इसकी जो पानी की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होती हैं। ये चारों चीज़ें ना होने के बावजूद ये 2016-17 में गवर्नमेंट ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया कि आप इस पे काम शुरू करें। हमने इस पे काम शुरू किया। पहले 2 साल तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें नाकामी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरी टीम ने, आमर लतीफ़ साहब ने, बाकी लोगों ने इस पे काम जो है वो मुसलसल जारी रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन में हैं कि हमने इसकी फसल को कामयाब कर लिया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि ये दर्जा हरारत इसको इतना चाहिए, तो जो हमारे गर्मियों के 4 महीने हैं, ख़ास तौर पे मई से लेके अगस्त तक, सितंबर तक, इसको हमने साया देना होता है। तो साये के लिए मेरा ख्याल है कि हम जहाँ पे खड़े हैं ये हमने एक टनल बनाई हुई है। इसके ऊपर हमने एक सिंपल ये ब्लैक रंग का कपड़ा है जो बाहर से आता है, जो मुख्तलिफ मेश साइज़ में होता है, जिसमें से 70% लाइट भी गुजरती है और इससे ज़्यादा भी लाइट गुजरती है और इससे कम भी गुजरती है। ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर हम अपनी टनल को इसके साथ बंद कर दें, कवर कर दें इसको ऊपर से, तो जितना इसको साया या टेम्परेचर चाहिए है वो इसके लिए काफ़ी है। तो ये फसल की रंगत और फसल की जो कद काठ है, इसकी बढ़ोतरी जो है वो आपको बता रही है कि ये फसल अब कामयाब हो गई है। सर ये आपने बताया कि ये टनल लगाना ज़रूरी है क्योंकि दर्जा हरारत को मेंटेन रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है इस फसल के लिए। तो अगर इसको खुली फ़िज़ा में तो हम काश्त नहीं कर सकते, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान में इसकी तो काश्त बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सर आप कौन सी ऐसी वैरायटीज़ जो कि पाकिस्तान में कोई किसान भाई लगाना चाहता है तो आसानी से दस्तयाब हो जाए, ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं और कहाँ कहाँ से वो मिल सकती हैं बेहतर बीज उनका? एक्चुअली हमने फौरी तौर पे मार्केट में जहाँ जहाँ से भी ये इंपोर्ट होता था वो हमने अदरक ख़रीद के इसको लगाना शुरू किया। हमने बर्मा का अदरक ख़रीदा, हमने इंडिया का ख़रीदा, चाइना का। तो आपने वैरायटीज़ का सवाल किया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये 4 मुल्कों का अदरक ख़रीदा है, तुर्की का, चाइना का, इंडिया का और बर्मा का। तो हमारे जो अब तक के नताइज हैं उनसे सबसे जो अच्छा रिज़ल्ट है वो चाइना से जो हमने मंगवाया था, और जो तुर्की का है वो सबसे अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। तो सर ये सारी वैरायटीज़ आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं? ये सारी वैरायटीज़ हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं और मुख्तलिफ औकात पे लगाई हुई हैं, ताकि हम इसका सही जो वक्त काश्त है वो भी हम फार्मर को बता सकें कि इस टाइम पे इसको लगाएं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इससे बड़ा जो इसका मसला है वो हमने पंजाब में एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे इसको कम से कम ये कवरिंग दे के इसको चलाया जा सके। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने चकवाल में, कलर कहार में 3-4 फार्मर्स के पास लगवाया हुआ है। उनकी क्रॉप बहुत अच्छी है और मेरा ख्याल है कि वो 2 साइट्स हमारी ऐसी हैं कि चाइना के बराबर उसकी पैदावार आ सकती है। चाइना वाले 1 एकड़ से 8-8.5 हज़ार अदरक जो है वो हार्वेस्ट करते हैं। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं कि हम भी इतना अदरक वहाँ से ख़ास तौर पे हम बर्दाश्त करेंगे। 8-8.5 हज़ार केजी अदरक जो है पर एकड़ आपने कहा है कि वो जो कलर कहार में आपने लगाए हैं वहाँ से आप ले सकते हैं जी। तो सर अगर इसके लिए कोई ख़ास मौसम तो जैसे बता रहे टनल फार्मिंग, तो फिर हम किसी भी जगह पे, सेंट्रल पंजाब है, साउथ पंजाब है, किसी भी जगह पे इस पे काश्त कर सकते हैं? हाँ जी एग्जैक्टली। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने खर्चे को कम करना है। तो अब हम टनल में खड़े हैं। टनल में हमें ये कपड़ा भी डालना पड़ेगा, हमें ड्रिप इरीगेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हमें थोड़ी बहुत 4 महीने जो गर्मियों के हैं उसमें हवा में जो नमी है उसको भी बढ़ाना पड़ता है।
तो अगर हम उन एरियाज़ में चले जाएंगे जहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी रिलेटिवली वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे हमारे ये जो ओवरहेड कास्ट जो है ये कम हो जाएगी, तो उससे हमारा जो मुनाफा है वो और भी बढ़ जाएगा। सही है सर। अगर इस वक्त जैसे कि प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी सुना जा रहा है, तो इस वक्त अगर किसान भाई जो हैं वो चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे आप रहनुमाई करें शुरू से लेकर आखिर तक कि किस तरह अदरक की काश्त की जा सकती है, तो क्या मैं आपको जहमत दूं या इस साहब को जहमत दूं कि मैं अब वो बता सके काश्त के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिछले 2 सालों से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और हमारे साथ मेरा ख्याल है कोई 60 से 80 फार्मर जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ अटैच हैं। लेकिन अब तक हमारी एडवाइस यही है कि एक छोटे से यूनिट से हम काम शुरू करवाएं, क्योंकि इस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है, फार्मर का एरिया भी ज़ाया ना हो और उस पर बोझ भी ज़्यादा ना पड़े। तो जैसे मैंने आपको ये 3-4 फार्मर्स की एग्जांपल्स दी हैं, तो ये माशाल्लाह शुरू से हमारे बिजाई से लेके इसकी बर्दाश्त तक वो हमारे साथ अटैच हैं। हम प्रॉपर उनको डे टू डे आप कह लें या वीकली कह लें या मंथली कह लें, हम उनको ये तमाम इसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हम उसको गाइड कर रहे हैं और उससे वो खातर खा फ़ायदा उठा रहे हैं और ये इंशाल्लाह काम बढ़ेगा। ये आमिर लतीफ़ साहब आपको बताएंगे सारा, ये आपको नंबर भी देंगे या आपको ऐड भी करेंगे, तो ये पूरी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जो इतना सारा ज़र मुबादला हम बाहर भेजते हैं, हम जितना भी इसमें हिस्सा डाल के इसको रोक सकें, हमने इसको रोकना है। जी नाजरीन, इस वक्त हम तहकीकाती अदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजीबुल्लाह साहिब, जो कि माहिरीन सब्जियात हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि अदरक की काश्त से आप किस तरह मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि अगर वो अदरक की काश्त करते हैं, शायद आप पहले भी एक बार बता चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर आप बता दें कि अगर वो पर एकड़ के हिसाब से काश्त करते हैं तो 1 एकड़ से वो कितना रुपया कमा सकते हैं? एक्चुअली ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारी जितनी भी मार्केट है ख़ास तौर पे सब्ज़ियों के हवाले से, वो डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि कोई भी सब्ज़ी मार्केट में आ कितनी रही है और आगे उसकी डिमांड कितनी है, वो आगे कितनी जा रही है, इस पे डिपेंड करती है। बाज़ का एक बड़ी मामूली सी जो सब्ज़ी है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर हम इसकी 6000 केजी पर एकड़ यील्ड भी ले लें और 300 रुपये के हिसाब से पर केजी हमें इसकी प्राइस मिल जाए, तो ये अच्छे खासे पैसे बनेंगे, जो मेरा ख्याल है कि कमाद से और बाकी तमाम वेजिटेबल से ज़्यादा मुनाफा बख्श होगा। उससे बड़ा फ़ायदा जो होगा हमें वो ये हुआ कि अब तक हमें तकरीबन 80% जो अदरक मार्केट में अवेलेबल है वो एसिड ट्रीटेड है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए पता नहीं कितना नुकसानदेह है, इसके ऊपर अभी हमने कोई रिसर्च नहीं की। तो अगर हम ये अपना पैदा करना शुरू कर देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होगी। जी बहुत शुक्रिया नजीब साहब। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँ कि अभी प्रोग्राम से पहले नजीब साहब से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि हम जो अदरक बाहर से मंगवाते हैं उसे तेज़ाब के साथ ट्रीट किया जाता है उसका वज़न बढ़ाने के लिए, तो जबकि आप जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी यूथ के लिए, तो जिससे सेहत के बहुत सारे प्रॉब्लम बन रहे हैं। इसलिए हम ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपके अंदर हम आपको मोटिवेट कर सकें, आपकी हौसला अफजाई कर सकें कि आप अदरक की काश्त को अपने मुल्क में यकीनी बनाएं। जबकि वो बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर 7 से, जैसे कि आपने बताया, 7 से 8 लाख रुपया इसका खर्चा है, तो फिर आप उसके ऊपर मुनाफा भी कितना कमा सकते हैं। इस बात से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो नहीं जानता कि इस वक्त मार्केट में जो अदरक की कीमत है वो क्या है। बाकायदा जो आम तौर पर हांडियों में डालने के लिए अदरक इस्तेमाल होता है वो भी खरीदना इस वक्त मुश्किल है। तो इस वक्त मंडी में उसकी कीमत क्या है? जब आप अपने मुल्क में अदरक की काश्त को यकीनी बनाएंगे तो मुनाफा भी कमाएंगे और अपने बच्चों की सेहत को भी बचा सकेंगे। सर, अगर हम इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें कि किस तरह कितना बीज लगाएं, ज़मीन की तैयारी किस तरह हो, या आपने जो इस एरिया की तैयारी की है वो किस तरह की है, आपकी कितनी कॉस्ट आई है इसमें, अगर कोई किसान भाई तजुर्बे के तौर पर इसको लगाना चाहता है, जैसे आप यहाँ पे तजुर्बा कर रहे हैं, तो आपकी कितनी यहाँ पे कॉस्ट आई है इस पूरे टनल की? हमारे कैमरामैन अगर इस पूरे टनल को थोड़ा सा दिखा सकें कि ये इन्होंने काली चादर इस वक्त लगाई हुई है पूरे टनल के ऊपर, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सर, ये कितना एरिया होगा? ये 10 मरले जगह है जी। 10 ये मरले। 90 फुट इस टनल की लंबाई है और तकरीबन 32 फीट इसकी चौड़ाई है, 14 फीट इसकी ऊंचाई है। एक्चुअली ये हमने अदरक के लिए नहीं बनाई थी, हम चूँकि 36 वेजिटेबल्स पे काम करते हैं, तो हमने ये टमाटर के लिए, कुकम्बर के लिए, वाटरमेलन के लिए ये टनल डिज़ाइन की हुई थी। तो अब उन्हीं में से 3 टनल्स जो हैं हमने इस काम के लिए मुख्तस की हैं। तो इनिशियली जो इसका ख़र्चा है ये हमारी आयरन की बनी हुई हैं, अगर ये आप बांस की बना लेंगे
तो ये 10 मरले की टनल मेरा ख्याल है कि 50,000 से लेके कोई 80,000 रुपये में ये बन सकती है। सर चादर इसके अंदर इसके जो ये शीट है ये हमने 25,000 रुपये की खरीदी थी और इसकी वो 3 साल लाइफ बताते हैं। ये पहला साल है क्योंकि हमने बताया कि अभी सारा ये तजर्बाती तौर पे काम हो रहा है। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इसकी हर चीज़ हम आपको परफेक्ट बताते जाएंगे, या फार्मर को हम इसकी पूरी जो परफेक्शन है वो हम इसको बताएंगे फार्मर को। ठीक है नाज़रीन, अगर आप अदरक की काश्त में दिलचस्पी रखते हैं तो आप सावी के मतलूबा नंबर के ऊपर जो इस वक्त सावी के पेज पे दस्तियाब होगा, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ माहिरीन ज़राअत अटैच नजीब साहब चाहते हैं कि वो अपने किसान भाइयों की इसमें मदद करें। अगर आप किसी कास्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, हम इनके साथ आपकी मीटिंग भी करवा सकते हैं। अगर कोई मिलना चाहता है तो डायरेक्ट अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आके इनसे मुलाकात कर सकता है और इनकी रहनुमाई ले सकता है। सर अगर हम अब मैं चाह रही हूँ कि हम पैदावारी टेक्नोलॉजी की तरफ बताते जाएँ किसान भाइयों को कि किस तरह वो ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं और किस तरह वो बीज को बो सकते हैं, तो लतीफ़ साहब को जहमत दी जाए। हाँ डेफिनेट वो लतीफ़ साहब बताएंगे, लेकिन एक बात का मैं इजाफा करना चाहूँगा कि फार्मर की रहनुमाई के लिए, फार्मर की गाइडेंस के लिए और फार्मर की इमदाद के लिए इस साल गवर्नमेंट ने हमें एक और प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए इसके पौधे बना के जो बीमारी से पाक होंगे वो भी हम महदूद पैमाने पे जो अच्छे फार्मर होंगे, जो शौक़ रखते होंगे, उनको हम देंगे ताकि वो अपना सीड बना के इसको आगे चला सके। जी नाज़रीन, ये बात बड़ी अहम सर ने की है कि खुद पौधे बना के सर आप कुछ पैसे लेंगे उसके सीड देने के या वो मुफ्त में होगा, क्या तरीका जी उसकी जो इनिशियल कास्ट है, जो उसकी जो पूरी कास्ट है विदाउट मुनाफे जो के आपका पैसा लगा है, जो गवर्नमेंट का पैसा लगा है, हम सिर्फ वही चार्ज करेंगे। मेरा ख्याल है हो सकता है वो 3-4 रुपए का एक पौधा हम दें, तो वो मार्केट से काफ़ी वो सस्ता होगा, मार्केट से सस्ता होगा। तो जी नाज़रीन, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं अदरक की काश्त के अंदर तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि सब ने बताया, सर ने बताया कि आपको हम वो पौधे 3 से 4 रुपए में एक पौधा जो है वो मिल जाएगा और वो बीमारियों से पाक पौधे होंगे जिसको आप महदूद पैमाने के ऊपर काश्त कर सकते हैं। लतीफ़ साहब अगर हम आपको जहमत दें कि आप इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें तो सर आप ज़रा इधर आ जाएँ, आपको भी थोड़ी साथ में जहमत देते रहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस वक्त हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं। सर आप हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे रहनुमाई करेंगे अगर उसी दिलचस्पी रखते हैं अदरक की काश्त के अंदर, तो सबसे पहले तो पैसे सर ने बता दिए कि 7 से 8 लाख रुपये लगता है। तो सर ये जो आपने इतना ये टनल बनाया है इसकी आप अंदाजे से बता सकते हैं कितनी इसका आपका खर्चा आया और आप क्या समझते हैं कि अगर आप इतने ही सीड को बेचते हैं तो आप क्या मुनाफा कमा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ना इसकी बुनियादी चीज़ें थोड़ी डिस्कस करूँगा। सर ने बुनियादी तारफ़ इसका करवा दिया कि ये क्रॉप हमारे एरिए की क्रॉप नहीं है, इसको जिस तरह की आबो हवा चाहिए वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो मौजूद नहीं है। अब इसको हमने काश्त कैसे करना है, जैसे सर ने बताया कि शेड करके गर्मी के जो 3 महीने का पीरियड है उससे हमने इसको बचाना है। तो उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा आपके सामने है कि क्रॉप सक्सेसफुली इसको बचाया जा सकता है और फैसलाबाद की कंडीशन में ये आपके सामने क्रॉप है। हाँ जी। अब सबसे पहले जैसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो सॉइल का है। सॉइल इसको एसिडिक चाहिए। एसिडिक सॉइल से मुराद ये है कि ज़मीन की असासियत जो है वो तजाबी होनी चाहिए जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। ज़मीन की जो पीएच जिसे हम कहते हैं या असासियत कहते हैं वो 0 से लेके 14 तक उसका स्केल है। 7 पे वो न्यूट्रल है, 7 से जितनी कम होती जाएगी उतनी वो तजाबी होती जाएगी और 7 से जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी असासी होती जाएगी। अब हमारी जो पंजाब की सॉइल्स हैं, पूरे पंजाब की मैं बात करूँगा, नॉर्थ साइड का जो हमारा बेल्ट है उसको छोड़ के सारी सॉइल्स की पीएच हमारी असासी है 8 से ऊपर है और 8 से ऊपर इसको एज सच उसी पीएच पे ग्रो करना जिंजर को वो नामुमकिन सी बात है। अब इसके लिए रिक्वायर्ड पीएच की रेंज है 5.7 से लेके 6.5। 6.5 पीएच बनाना 8.5 वाली पीएच को वो एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन हम करते ये हैं कि उसको जितना बेस्ट पॉसिबल कर लें ताकि पौधा जो है वो ज़मीन के जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपटेक कर सके। होता ये होता है कि जब एक प्लांट के लिए उसकी ख़ास पीएच अवेलेबल ना हो तो सॉइल के अंदर सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, आपने जो खाद डाली है वो भी मौजूद है, लेकिन वो पौधा अपटेक नहीं कर पाता। अब इसकी बेस्ट अपटेक होनी है 6 पीएच पे और हमारी पीएच कितनी है 8.5। अब हमने 8.5 पीएच पे इसको कैसे अपटेक करना है ये एक मेहनत तलब काम है, वो मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने जो
साइट बस सेलेक्ट एक करनी मिनट, है। क्या हमारी आवाज़ सही तरह सुनाई दे रही है सारा? इसमें आ रही है, बस थोड़ा सा ऊंचा बोलो। जो साइट सेलेक्ट करनी है ना, वो साइट आप पहले ऐसी सेलेक्ट करें जहाँ पे जो आपकी सॉइल है वो रिलेटिवली बेहतर हो, उसमें वाटर ड्रेनेज का मसला ना हो, यानी पानी अगर आप लगाते हैं तो पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, और अगर मानसून में ज़्यादा बारिशें होती हैं तो आप आसानी से वहाँ से पानी निकाल भी सर, आप सकें। जारी ये रखें, मैं बस- ये आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा उसमें ये करना है कि ऑर्गेनिक मैटर इनरिच करना है। जैसे ही मानसून शुरू हो तो उसमें आप फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम ये गाय का गोबर या गोबर की गली सड़ी खाद कहते हैं, वो आप उसमें शामिल कर लें। वो जितनी गली सड़ी खाद होगी उतना ही वो सॉइल के लिए अच्छा होता है। अगर आपको नहीं भी मिलती, अगर वेल एंड टाइम उसको डाल लें तो वो वक्त के साथ साथ वो गल सड़ जाती है। इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं कि जैसे ही जुलाई अगस्त में मानसून की बारिशें शुरू हों, आप उसमें फौरी तौर पे फार्म यार्ड मैन्योर ऐड कर दें। फार्म यार्ड मैन्योर ऐड करने के बाद उसको सॉइल के अंदर मिक्स कर दें। नॉर्मली हम जो हमारा फार्मर की प्रैक्टिस है या रिकमेंडेशन होती है आम क्रॉप्स के लिए, हम कहते हैं कि 4 से 5 बड़ी ट्रॉलीज, सादा अल्फाज में मैं समझाता हूँ, वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी होती है। लेकिन इसमें आपने 12 से 15 ट्राली तक आप 1 एकड़ के हिसाब से आप उसमें शामिल कर लें। अगर आपकी 1 कनाल है तो कैलकुलेट करके उतनी कम कर लें। अच्छा, वो आपने ऑर्गेनिक मैटर आम रूटीन से 2 से 3 गुना ज़्यादा ऐड करने के बाद फ़ौरन ये करें कि जंतर का जो बीज है उसमें वो शामिल कर दें आप। वो बारिशें भी हो रही होती हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ वो जंतर ग्रो करता है। रूढ़ी अगर आपने अच्छी डाली हुई है तो वो जंतर भी आपका 40 से 50 दिन में वो तैयार हो जाएगा। तो उस जंतर को आपने उसके अंदर ही रोटावेट कर देना है। इसे हम सब्ज़ खाद भी कहते हैं। तो अब उसके 2 फ़ायदे आपको हो गए कि जो आपने पहले फार्म यार्ड मैन्योर डाली थी वो भी प्रोसेस हो गई है, और जो जंतर इटसेल्फ एक सब्ज़ खाद है वो भी सॉइल का हिस्सा बन के सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी मिकदार को बढ़ाता है। अब उससे 2 फ़ायदे मिलेंगे आपको। एक पहला फ़ायदा ये होगा कि आपकी सॉइल की कंडीशनिंग हो जाएगी। कंडीशनिंग से मुराद ये कि जो भी आप फर्टिलाइज़र देंगे या जो ऑलरेडी सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र मौजूद है उसकी अपटेक बेहतर हो जाएगी, सॉइल की पीएच कदरे बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब फिर आप सर, ये बाकी जो फसलें हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा? उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये सारी फसलों के लिए। अब बदकिस्मती से ये है कि पॉपुलेशन का प्रेशर है कि अब हमारे पास क्रॉप पे क्रॉप हम काश्त करते रहते हैं। एक क्रॉप हमने हार्वेस्ट की है तो ये मजबूरी है, हमने पर यूनिट जो जिसे हम कहते हैं इनकम अपनी बढ़ाने के लिए 1 से ज़ायद क्रॉप्स लगाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से सॉइल फ्री नहीं हो पाती और सॉइल में हम ये एडअप करने की बजाय उसमें टेकअप हम करते रहते हैं। अच्छा, अब एक और भी अगर आप जिंदर वाली जगह पे कर लें, जैसे सर ने बताया था छोटा ट्रायल रखें, छोटा ट्रायल रख के उसको अच्छा मैनेज कर लें। ये पहले साल आप जितना उस जगह को अच्छा मैनेज कर लेंगे, आने वाले सालों में आपको उसको लेके चलना और उसमें से हार्वेस्ट करना ज़्यादा आसान होगा। फिर आप क्या करें कि जंतर काश्त करने के बाद उसमें उसको पानी लगा दें, ताकि जंतर काश्त किया था आपने, वो जंतर बड़ा हुआ और उसको अंदर ही हमने रूटावेट कर दिया, सॉइल में मिला दिया। पानी लगाने से क्या होगा कि वो जो उसके स्टबल्स हैं या उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल में गल के उसका हिस्सा बन जाएगा। फिर फर्दर आप ये करें कि उसको कोई 15-20 दिन, महीने का टाइम दें, उसको सॉइल को खुला छोड़ें ताकि उसमें रेशन भी हो और पिछला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। कंपोस्टिंग का प्रोसेस कह लें या डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, जो गलने सड़ने का अमल है सॉइल के अंदर, वो पूरा हो जाए। फिर उसके बाद आप उसमें बरसीम भी काश्त कर सकते हैं। जैसे सर्दियाँ आती हैं, अक्टूबर का महीना आता है, तो अक्टूबर में आप उसमें बरसीम काश्त कर दें, और बरसीम की फसल जब आपकी 1.5 फुट की हो जाए तो उसको भी अंदर ही आप ग्रो अप कर दें। जनवरी में आपकी सॉइल तैयार हो जाएगी। तो जनवरी के अंदर आप ये करें कि इसे हम कहते हैं, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट पॉसिबल है। इसमें से कोई फार्मर जितना भी कर ले, उसमें आप ये करें कि सॉइल को पुराना कोई टनल के ऊपर से उतारा हुआ जो शापर होता है, पॉलीथीन शीट होती है, उससे उसको कवर कर दें। इसे सोलराइजेशन कहते हैं, या सूरज की शुआओं की मदद से ज़मीन के अंदर जो नुकसानदेह कीड़े मकोड़े कह लें या जरासीम कह लें, फफूंदी वाले जरासीम, बैक्टीरिया वाले जरासीम, वो काफ़ी हद तक तलफ हो जाते हैं। वो आप करना ये होता है कि सॉइल को मुकम्मल कवर कर देना है। वो धूप पड़ती रहती है, वो 1 महीना कम से कम रखें, 1.5 महीना भी रख लेंगे, 2 महीने भी रखेंगे, यानी कि जब तक आपकी सॉइल वक्त काश्त जो अदरक है आ नहीं जाता तब तक आप उसको कवर रखें। फिर बुआई से 15 दिन पहले आप शीट को हटाएं और अपनी सॉइल को तैयार करें। नॉर्मल रूटीन में 2 से 3 हल चलाएं ताकि वो जो अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए और एक यूनिफॉर्म हो जाए, किसी जगह पे ज़्यादा ना हो, किसी जगह पे कम ना हो। फिर उसको रोटावेट करें और उसको सुहागा करके प्लेन कर लें। जितना आपका लेवल हो उतना बेहतर होता है, ताकि पानी एक जैसा फिर मिलता है। अगर एक्सेसिव
बारिश हो जाती है तो एक जगह पे पानी इकट्ठा नहीं होता, तो ये हमवार उसको कर लें। फिर उसके बाद आप आता है जिसे हम वक्ते काश कहते हैं। वक्ते काश इसके लिए थंब रूल ये है कि जब हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री से स्टेबल हो जाए, 15 डिग्री से ऊपर, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि अब नॉर्मली हमारे यहाँ ये 15 फरवरी से लेके फरवरी एंड तक ये पीरियड 10-15 दिन का होता है जिसमें ये टेम्परेचर हमें मिल जाता है। तो 15 फरवरी से सर आगे या कुछ आगे 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 हाँ जी, फरवरी एंड तक आप कोशिश करें कि इसकी सोइंग कंप्लीट कर लें। उससे ये होगा कि सोइंग करने को इसकी मार्च का भी पूरा महीना की जा सकती है, लेकिन जितनी जल्दी इसकी सोइंग कंप्लीट करेंगे, पौधे ज़्यादा गर्मी से पहले इस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपना रूट सिस्टम बना लेते हैं, तो वो गर्मी के असरात जो मुज़र हैं उनसे बचने में उनको हेल्प मदद मिलती है। जितना हम लेट लगाएंगे, अगर से हम अप्रैल के अंदर लगा देते हैं या अप्रैल से भी लेट कर लें, तो अभी पौधे वेरी छोटे, मतलब बहुत छोटे होते हैं, तो फ़ौरन हीट पड़ना शुरू हो जाती है, जिससे ये होता है कि पौधे हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते। और सर ये बात मैं फिर से अपने नाज़रीन को ये बात बताती जाऊँ कि जैसे कि सर ने कहा कि 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी से लेके आखिर तक आप इसकी काश को यकीनी बना लें, क्योंकि बाद में अगर आप उसको अप्रैल तक लेके जाते हैं तो फिर पौधे जो हैं वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप फरवरी में इसकी काश को यकीनी बना लेंगे, फिर ये है कि पौधे गर्मी आने तक थोड़े से बड़े हो जाएंगे और उनके ऊपर उनके अंदर ताकत और हिम्मत आ जाएगी कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बात मतलब काश की बात, क्योंकि बहुत सारे अभी पाकिस्तान के अंदर का ट्रेंड नहीं है इस पौधों को काश करने का, तो बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि जो बड़ी फसलें हैं उनकी भी हम आगे पीछे कर देते हैं, उनकी काश को भी, तो ये पैदावार मुतासर होती है। जी, पैदावार मुतासर होती है। जो सब्जियां हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा हसास होती हैं, इसलिए इनकी काश को वक्त पर आप यकीनी बनाएं। जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि इसमें सीड कितना एक एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है। तो 1 टन सीड जो कमोबेश, अगर कोई छोटी वैरायटी है जैसे इंडियन टाइप है, उसमें 5। सर यहाँ से सर ने जैसे कि बताया कि अच्छी वैरायटीज़ कौन सी, एक बार अगर फिर आप हमारे नाज़रीन को बता देते हैं कि अच्छी वैरायटी ये है कि फिल वक्त, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, लोकल सीड अभी अवेलेबल नहीं है। तो जिस फार्मर ने ट्रायल करना है वो अपना ट्रायल छोटा रखे और अपना सीड बनाए। सीड बनाने के लिए उसे फौरी तौर पे वो ऐसे कर सकता है कि वो मार्केट में, मंडी में चाइना वाला जो अदरक है, वो जब आप बड़ी मंडी में जाते हैं तो कंटेनर वहाँ पे आके लगते हैं, और वहाँ पता होता है सभी को कि वो कंटेनर थाईलैंड से आया, चाइना से आया, या किसी और वियतनाम से या किसी और भी कंट्री से आया। 70% कंटेनर हमारे चाइना से आते हैं, 30% हमारे थाईलैंड से आते हैं, और बीच में कभी कभार इंडोनेशिया से, बर्मा से, वियतनाम से भी हमारे यहाँ जिंजर आता है। तो आपने प्रेफर करना, जो हमने 4-5 साल के ट्रायल से ये चीज़ अखज़ की है कि चाइना का जो मटीरियल है वो रिलेटिवली हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है, तो चाइना वाला अदरक सेलेक्ट करना है। और आगे फिर आप ये करें कि मंडी के अंदर उसकी ग्रेडिंग करें। मंडी में ये देखें कि वो देखने में वो कंटेनर से अगर आप जालियाँ निकालें ना, 10 जालियाँ निकालें, तो उसमें से आपको लगेंगी कि कुछ जालियाँ बहुत ज़्यादा गीली हैं और कुछ थोड़ा ड्राई हैं। जो आपको ड्राई लग रहा हो उसको तेज़ाब और वो जो केमिकल हैं या पानी के अंदर जो डिपिंग उन्होंने किया होता है वो रिलेटिवली कम होते हैं। जो खुश्क अदरक, जो देखने में थोड़ा खुश्क लगे, वो आप सेलेक्ट कर लें। और फिर वहाँ पे क्या करें कि उसको उधर ही निकाल के ग्रेडिंग करें, बंदा साथ ले जाएं, और उसमें से अच्छा अदरक निकाल के जो बाकी बच जाए वो वहीं पे सेल कर दें। या उस मंडी वाले से बात कर लें कि उसको, अगर वो 300 रुपये उसकी कीमत है, तो उसको 10-20 रुपये आप रेट ज़्यादा दे के तो छांटी करके अच्छा अदरक ले लें। सबसे पहले ये कि आपने मंडी में ग्रेडिंग करनी है, फिर आप अपने फार्म पे ले आएँ, हैं उसको फार्म पे लाने के बाद भी आप एक अच्छी ग्रेडिंग कर लें। तो उससे क्या होता है कि आप गंडी को प्रेस करके देखें, वो अगर कहीं से प्रेस हो रही है, इट्स मीन कि उसके अंदर कोई गलाव चल रहा है, मतलब अगर वो दब रही है, हाँ जी, तो दब रही वो है, गली हुई है। हाँ जी, अदरक का पौधा लेके आए। अगर उसको आप प्रेस करेंगे वो हार्ड है, इट्स मीन कि वो ठीक है अंदर से। और समटाइम ये होता है कि आप पूरा जो उसका पंजा होता है, पंजाबी में कहूँगा, उस पूरे राइजोम की अगर हम बात करें तो उसका एक साइड से वो बिल्कुल ठीक होता है, एक साइड से वो मतलब पिलपला होना शुरू हो जाता है, प्रेस होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर रॉटनिंग चल रही होती है ना। तो ऐसे जस्ट लाइक ये ऐसे ही उसकी गंडियाँ होती हैं। ऐसे अभी ये देखें, इसको प्रेस करने से तो ये हार्ड है, ये प्रेस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हेल्दी राइजोम है, ये मतलब हेल्दी, अच्छा ये हेल्दी राइजोम है, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई ग्लाव होगा, जिसे हम राइजोम रॉट कहते हैं, वो बीमारी है, फंगस से भी होती है, बैक्टीरिया से भी होती है। नॉर्मली जो मार्केट वाला होता है उसमें वो फंगस वाली बीमारी, तो वो वाला पोर्शन आपने काट देना। एटलीस्ट ये करें कि से अगर आपको लग रहा है कि इस वाले पीस में ग्लाव चल रहा है, तो आप इससे अगला पीस भी डिस्कार्ड कर दें। मतलब नाज़रीन ये बात ज़रा कैमरामैन साहब
थोड़ा सा इसको फोकस करें कि अगर ये एक पीस है, यहाँ पे आपको लग रहा है कोई गलाव है, अंदर को दस रहा है अदरक, तो आपने सिर्फ इसको नहीं ज़ाया करना, साथ में इसका अगला पीस भी एहतियातन ज़ाया कर देना, ताकि किसी किस्म की कोई बीमारी आगे ना चले। ठीक है। और जब आपने मार्केट में अच्छी ग्रेडिंग की होगी तो इस तरह का प्रॉब्लम कम आएगा। अच्छा, फिर ये अभी हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग की, ग्रेडिंग की। उसके बाद फिर क्या करना होता है कि आपने इसको फर्दर पीसेज में डिवाइड करना होता है। मसलन मिसाल के तौर पे कि वो बड़ा पंजा होता है, उन्होंने एक तो प्रॉपर एरिया से वो हार्वेस्ट होके आया होता है, दूसरा उन्होंने उसको जैसे सर ने बताया तेज़ाब में डिप करते हैं, उससे साइज़ भी बड़ा हो जाता है, रेशे बड़े हो जाते हैं और वेट भी वो ज़्यादा गेन कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे अपने हमारे नाज़रीन को बताते जाएं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे ये बना हुआ नहीं है, हमने यहाँ से कुछ पौधे अभी उखेड़े हैं। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। अच्छा, अब इसमें हम बता आपको ये रहा था कि जो आपने सीड के लिए पीसेज अलग करने हैं तो उसमें आपने 2 से 3 आँखें होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊं तो ये जैसे आपको ये बड नज़र आ रही है, ये बड नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ से इसने फूट के दोबारा से पौधे बनाए हैं। सर, ये हम अपने नाज़रीन को ज़रा करीब से दिखाते जाएं कि ये जो आँखें हैं अदरक के ऊपर, इसको यकीनी बनाना है कि जब आप इसकी काश्त करें तो ये आँखें ज़रूर होनी चाहिए। और एक पीस के अंदर आपके 2 से 3 आँखें होनी चाहिए। 2 से कम ना हो और 3 से ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं होता। वो आपकी उतनी इकोनॉमिक्स और सीड ज़्यादा लगेगा और वो रिकमेंडेड भी नहीं है। ठीक है, 2 से 3 आँखें होनी चाहिए एक पीस के अंदर। वो मार्केट में जैसे सर ने बताया, जब आप पहली दफ़ा सीड लेंगे तो बड़े साइज़ का होगा तो वो 60 से 70 ग्राम ऑन एन एवरेज एक पीस के अंदर 2 से 3 आँखें आएंगी। 2 से 3 आँखें आएंगी। अच्छा, फिर आपने करना क्या है कि पीसेस को अलग करने के बाद 2 से 3 दिन के लिए आपने उसको शेड के अंदर ड्राई करना है। मतलब धूप में नहीं रखना, धूप में नहीं रखना उसको, शेड के अंदर हवादार कमरे में रख लें, किसी दरख्त की छांव के नीचे रख लें। और उससे क्या होगा कि जहाँ से आपने उसको ब्रेक किया है वो जो ब्रेकिंग साइट है वहाँ से उसकी हीलिंग हो जाएगी, या जिसे हम कह लें हार्डनिंग हो जाएगी, वहाँ से जगह सख्त हो जाएगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप फ़ौरन उसको ब्रेक करके फंजीसाइड वगैरह भी लगाने हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कौन से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। तो अगर फ़ौरन कास्ट कर देंगे तो बीमारियों का जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती हैं या सॉइल के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं उनका हमला आसान हो जाता है अगर हम वो कच्चा टूटी हुई जगह लगा दें। हाँ जी, तो 2 से 3 दिन के लिए आपने उसकी हार्डनिंग करनी है सीड की साए के अंदर। हार्डनिंग करने के बाद फिर क्या करना है कि उसको फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड के सोल्यूशन में डिप करना है। तो उसके लिए मैंकोजेब 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर सोल्यूशन बनाना है, साथ उसके ऐड करना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बैक्टीरियासाइड है, यानी इसने बैक्टीरिया को कंट्रोल करना, वो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। सर, इनकी क्या कॉस्ट आती है इस अद्वियात की? वो उनका प्राइस है वो बढ़ती रहती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें ना 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ पे तकरीबन कोई 2000 के प्रोडक्ट ये आपकी 2000 के, क्योंकि 2 से 3000 नाजरीन जो है ये बीज को ट्रीट नहीं करते। पहले जो किसान भाई ज़्यादातर ये मसाइल आते हैं सामने कि वो ऐसे काश्त कर देते हैं जिससे जो ज़मीनी बीमारियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कोई कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2000 पर एकड़ है। अंदाज़ा चलें कह लें थोड़ा सा ऊपर या नीचे होगा, लेकिन आप ये यकीनी बनाएं कि आप जो बीज लगाएं तो उसको फफूंदी कुछ जहर कह लें या फंजीसाइड कह लें, इससे ज़रूर आप ट्रीट करें। इसमें बैक्टीरिया वाला हम इसलिए ऐड करवा रहे हैं कि इसमें एक ना बैक्टीरियल बीमारी है जो बड़ी ख़तरनाक होती है। उससे ये होता है कि अगर वो पौधे पे आ जाए और कंट्रोल ना हो तो पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। और फार्मर यही समझ रहा होता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ये क्रॉप ने सर्वाइव नहीं किया। बेसिकली वो डिजीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है। एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट अपनी जगह है, टेम्परेचर का, सॉइल का, सारी चीज़ें काउंट होती हैं, लेकिन डिजीज़ का एक अपना। जब भी कोई एक हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो कलेक्टिवली सारी मैनेजमेंट की बात होती है। ठीक है। अच्छा, फिर फंजीसाइड की बात कर रहे थे हम, मैंकोजेब और बैक्टीरियासाइड की बात की स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंकोजेब आपने रखनी है 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी ऐड कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो भी 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से आप सोल्यूशन बना लें। से अगर आपका बीज है 10 किलो है या 20 किलो है तो उसके लिए आप जस्ट एक छोटा टब जिसमें 5 लीटर या 10 लीटर आप पानी का सोल्यूशन बना लें, उसके अंदर 15 से 20 मिनट के लिए अपने बीज को डिप रखें, फिर निकाल के उसको 1 दिन के लिए साए में सुखा लें, और वो सोल्यूशन आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आपने पहले भी बात की साए में सुखाना है, तो पहले मंडी से ला के भी साए में सुखाना साए में ही सुखाना है। तो फिर आपने उसको उसमें जहर में डुबो देना है। जहर में डुबो देना और 1 दिन के लिए, पहले मैंने कहा कि आपने पीसेस बना के उसको 2 से 3 दिन के लिए साए में खुश कर लेना है। फिर उसके बाद
एक दिन के लिए दवाई में या फंजीसाइड का जो सोल्यूशन है उसमें डिप करने के बाद आपने एक दिन के लिए उसको आप मज़ीद रख लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आप दवाई उसके ऊपर लगी है वो साथ चिपक जाती है, ड्राई हो जाती है, और एक दिन और ब्रेकिंग साइड को मिल जाता है। वो 4 दिन का आपका ड्राई होगी। फिर उसके बाद अगले दिन आपने फिर फ़ौरन उसको काश कर देना है। फिर आपने उसको मज़ीद नहीं रखना, कि ये नहीं करना कि 2-3 दिन और रखें, तो ऐसा नहीं करना। ये हमने तजर्बात से देखी है। बात ज़्यादा रखेंगे तो फिर भी प्रॉब्लमेटिक है, फिर भी मसला आ गया। फिर भी मसला एक दिन के एक दिन के फ़ौरन बाद आपने अगले दिन उसको काश कर देना। उसको काट कर फिर काश कैसे करना है? सर यहाँ पे मैं एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताती जाऊँगी, इस वक्त तहकीकाती अदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हम बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है लतीफ़ुल्लाह साहब, आमिर लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब जो कि माहिरीन सब्जियात हैं, और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे किसान भाइयों को इतनी मुफीद मालूमात से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त लतीफ़ुल्लाह आमिर लतीफ़ सर आपका नाम आमिर लतीफ़ साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका कि वो मुकम्मल तौर पे आपकी रहनुमाई करेंगे। अगर आप अदरक की काश्त करते हैं तो इसमें किस तरह आप मुनाफा कमा सकते हैं, अगर आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जो वो सारी चीज़ें कह रहे हैं आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करें, वो सारी अद्वियात को इस्तेमाल करें जो कि बहुत महंगी नहीं है। जी सर, अपनी बात को जारी रखें। जी, फिर अगला मरहला आता है उसको फुटाने का। तो जैसे हमने सीड मंडी से लिया है तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप उसको ज़मीन में शिफ्ट करने से पहले रेत में फुटा लें। ठीक है, उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका अगर सीड में कोई बीमारी चल रही है तो 1 महीना वो रेत में रहेगा, वो जो फूटने का अमल है 25 से 30 दिन उसने फूटने में लेने हैं। तो उससे ये होगा कि जो भी बीमारी वाला जो राइज़ोम है वो आपको रेत के अंदर ही वो अपने आप को शो करवा देगा कि या तो फूटेगा ही नहीं। अगर वो फूट भी जाता है तो अगर आपको लग रहा है कि वो राइज़ोम वो पिलपला है, वो सॉफ्ट है, तो फिर आप उसको आगे शिफ्ट ना करें, आप हेल्दी राइज़ोम्स को लगा दें। तो रेत में फुटाने से एक तो स्क्रीनिंग हो गई, और दूसरा अगर आप डायरेक्टली उसको सॉइल में लगा देंगे तो उससे ये कि साथ बीमारी वाले पौधे भी शिफ्ट हो जाएंगे और वो मर जाएंगे, आपकी फसल गैपी हो जाएगी और एनवायरनमेंट के असरात जो हैं वो उस पर ज़्यादा आ जाएंगे। तो एक ये कि जब आप फूटी हुई गंडियों को अपने फील्ड में लगाएंगे तो आपकी फसल की जो पौधों की तादाद है वो पूरी रहेगी और पौधे मरने का अमल भी कम हो जाएगा, बीमारी आगे फील्ड में जाने का अमल भी कम हो जाएगा। और जब आपकी फसल गैपी होती है, अगर पौधे मर जाएँ तो एनवायरनमेंट के असरात ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मी ने भी ज़्यादा असर दिखाना होता है और बाकी भी जो मौसमी हालात हैं वो अपना रोल जो प्ले करते हैं, तो वो पौधा ज़्यादा अफेक्ट होता है। अच्छा, फिर रेत में कैसे उसको दबाना कैसे है, ये एक छोटा सा स्टेप है, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ कि आपने कच्ची जगह पहले हमवार कर लें साफ़ सुथरी, जहाँ पे प्रॉपर मतलब धूप भी बेशक आ रही हो, धूप ना भी आ रही हो, जस्ट इसमें हमने जो राइज़ोम के अंदर वाली खुराक को ही प्रोसेस करके उसको सिर्फ उसकी आँखें फुटानी है। तो वो प्रोसेस वहाँ पे करें जहाँ पे एनफ दर्जा हरारत, जैसे मैंने बताया 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल हो, ताकि जर्मिनेशन आपकी 25 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो उसमें आपने करना ये है कि कच्ची जगह पहले हमवार करें, हमवार करने के बाद 2 से 3 इंच की लेयर रेत की बिछा दें और उसके ऊपर गंडियाँ आप एक तरतीब के साथ जो पहले आपने तैयार की हुई है, जिसको आपने फंजीसाइड भी लगाई हुई है, सारा उसको तैयार किया हुआ है, वो आप ऊपर रखते जाएं और 1 इंच 1.5 इंच की लेयर उसके ऊपर भी रेत की बिछा के फिर छिड़काव करके आपने पानी उसको देना है। और उस रेत को आपने सुबह के वक्त आके चेक करें, मॉइस्चर उसका अगर कम है तो फिर उसमें आप ऐड अप कर दें, वही छिड़काव के साथ पानी उसको लगाते रहें। तो करना आपने सिंपली ये है कि उस रेत को वेट रखना है, पानी एक्सेसिव नहीं देना और रेत को सूखने नहीं देना। उससे ये होगा कि 25 से 30 दिन के अंदर आपकी जो राइज़ोम्स है, गंडियाँ हैं, वो फूट आएंगी। फिर उन्हें आपने फील्ड में शिफ्ट करना है। जब फील्ड में शिफ्ट करना है तो उस वक्त इसको लगाने का तरीका, हमारे ट्रायल्स अभी चल रहे हैं कि बेड पे भी लगा रहे हैं, रिजिस पे भी लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो हमारी रिकमेंडेशन है, जिस पे हमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, कि आपने अंडर टनल, अंडर ड्रिप और फरो में लगाना है। फरो हम किसको कहते हैं? खाली में, यानी कि हमारे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो इस वक्त भी ये फरो के ऊपर ही लगा, ये रिज के लगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हमारी होता है ना, हम तैयार करते हैं इसकी खेलियाँ, ऐसे तैयार करते हैं कि ये वाली जो जहाँ पे अभी अदरक खड़ी है ये जगह खाली होती है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वट होती है या रिज होती है। तो फिर अच्छा, उसमें क्या होता है कि अपने खाली के अंदर जो नीचे जगह है वहाँ इसको लगाना है। लगाते वक्त भी अगर पहले जैसे आपने ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया हुआ है, जिस वक्त आप लगा रहे हैं उस वक्त भी अगर आप थोड़ा इस तरह कर लें कि गंडियाँ रखने के बाद जो बल है और गली सड़ी रूढ़ी है, वो आपने ये इंश्योर करना है कि वो गली सड़ी हो, कम से कम 6 महीने पुरानी हो, 6 महीने 6 महीने पुरानी हो।
और उसका रंग काला हो चुका हो। जब नॉर्मली हम देखते हैं ताज़ा जो गोबर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें अभी पीसेस नज़र आ रहे होते हैं, उसमें चारे के ज़रात भी नज़र आ रहे होते हैं। जो गली सड़ी रूढ़ी होगी वो सारी काली होगी और एक जैसी उसे हम ह्यूमस कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी, तो वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कच्ची रूढ़ी नहीं है तो उससे बेहतर है कि आप बस राइजोम लगा दें और वो जो आपने पहले ऑर्गेनिक मैटर एडअप किया उसी से ही उसको कवर कर दें, यानी उसी सॉइल के साथ ही उसे कवर कर दें। लेकिन अगर आप मैनेज कर लें, क्योंकि हम आपको बेस्ट वो सारी प्रैक्टिस बता रहे हैं, तो उसमें आपने करना क्या है कि एक हिस्सा जो नहर की बल है, जरखेज़ बल, वो कर लें और एक हिस्सा आप फार्म यार्ड मन्योर का, उन दोनों का मिक्सचर बना लें। मिक्सचर बनाने के बाद वो गंडियाँ रखने के बाद, गंडियाँ जो आपने रेत में फुटाई हुई हैं उसमें जो आँखें उसकी फूटी हुई हैं उनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखनी है, ताकि वो आसानी के साथ उसको निकलने में, जैसे भी आप रख दें वो पौधा ज़रूर अपने आपको टर्न कर लेता है, लेकिन उतना उसको टाइम लगता है। अगर बेहतर ये है कि आप उसकी डायरेक्शन जब प्लेस कर रहे हैं, आपने पहले फुटा ली है, तो डायरेक्शन आप उसकी जो आँख की है डायरेक्शन जो उसकी वो निकल रही है ना बड, उसको ऊपर रखें और फिर उसके साथ वो कवर कर दें। इससे सर ये वो कि उगाव जल्दी हो जाएगा। उगाव जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जो मैंने बताया मिक्सचर है फार्म यार्ड मन्योर का और बाल का, उससे आपकी गंडी का जो वो सारा पोर्शन है वो कवर हो जाना चाहिए। जो बड की जो टिप है वो आप नंगी रख ले तो ज़्यादा बेहतर। अगर नहीं भी रखेंगे उस पर भी थोड़ी सी अगर सॉइल आ भी जाती है तो वो कोई बात नहीं है, आप पानी देंगे तो 2-4 दिन के बाद वो बड बाहर निकल आएगी। ठीक है, ये एक मरहला हमारी काश्त का हो गया। अच्छा, अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोग समझते हैं कि सारी फसलें तो बट के ऊपर लगती हैं, तो इसको फिर हम खाली के अंदर क्यों लगा रहे हैं। वो लगाने का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब आपने बाद में ड्रिप इरीगेशन का पाइप रखना है तो एक तो नमी जो है ना वो उसी राइजोम को मिलती रहे, क्योंकि जब हमारे यहाँ नमी का तनासब स्पेशली 15 जून से लेके ये 15 जुलाई तक, जब मानसून की पहली बारिश होने तक हमारे यहाँ नमी बाहर बहुत कम होती है और स्कॉर्चिंग हीट चल रही होती है, लू चल रही होती है, उस वक्त आपने आप देखा होगा कि आज पानी लगाया, सुबह के वक्त अगर पानी लगाया तो शाम के वक्त पानी ड्राई हो जाता है। तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में जब आपने वो फरों में वो पौधा लगाया होता है और फरों के अंदर ही सारा आपका सिस्टम चल रहा होता है, तो पानी एक जगह पे वो मरकूज रहता है। और दूसरा जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जो खादें दे रहे हैं, वो पौधे की जड़ के पास उसको मिल रही होती है। जैसे मैंने शुरू में एक बात की थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सॉइल की पीएच। सॉइल की पीएच को हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे सॉइल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सॉइल का एक बफर है, आप वक्ती तौर पे जितने भी तदाब डाल लें, जितनी भी सारा उसको कर लें, मैनेज कर लें, लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के बाद फ़ौरन सॉइल हाई पीएच पे दोबारा चली जाती है। थोड़ी सी बेहतर जोन में ज़रूर आ जाती है, लेकिन आप ये कहें कि 8.5 की पीएच को आप 6.5 बना लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है, परमानेंटली इसको नहीं किया जा सकता। ये हमारे सॉइल एक्सपर्ट्स की राय है। तो अब करना हमने ये है कि जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, बार बार क्यों कह रहे हैं कि इसमें हमने वो वाली खादें, मैं अभी आगे चल के जो खादों का पोर्शन होगा उसमें बताऊंगा भी कौन कौन सी खाद कैसे इस्तेमाल करनी है। तो वो हमने खादें वो देनी है कि जो इस सॉइल का जहाँ पे इस पौधे की जड़ें हैं वहाँ उसे हम कहते हैं राइजोस्फीयर, यानी कि वो जड़ का जो एनवायरनमेंट है, जड़ का जो माहौल है, उसकी पीएच को फॉर टाइम बीइंग वो थोड़ा बेहतर रेंज में ले आता है। तो उससे क्या होता है कि पौधा फौरी तौर पे अपनी खुराक ले लेता है, जो आपने फर्टिलाइज़र दिया है, साथ ही लो पीएच मिल गई, पौधा अपनी न्यूट्रिशन ले लेता है और यही कामयाबी है कि पौधा हम सक्सेसफुली ग्रो कर लेते हैं। तो यही ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का बड़ा फ़ायदा ये है कि वाटर की सेविंग भी है। फिर सर ये कतराती निज़ाम आपाशी जो है ड्रिप इरिगेशन जिसे आप कह रहे हैं, हाँ जी, इसकी क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इसकी तरफ नहीं अभी आते हैं। अब सर आपको पता है कि वो फ्लड इरिगेशन ही ज़्यादा की जाती है हमारे, लेकिन सब्जियात के लिए तो ये मुनासिब नहीं है। तो सर इसकी कॉस्ट भी अगर बताते जाएँ कि क्या मुनाफे को मैच करती है ये चीज़? ये बिल्कुल करती है, क्योंकि ये परमानेंट सिस्टम है। टनल की बात करें, ये अब टनल स्ट्रक्चर TRN का बना हुआ है, तो ये 20 साल भी इसको कुछ नहीं होगा। अभी से 10 साल होने वाले हैं, तो ये अगर हम 30 साल भी इसको और रखें, अगर इसकी मेंटेनेंस होती रहे तो इसको कुछ नहीं होना। जब ये एक स्ट्रक्चर आप खड़ा कर लेते हैं तो वो परमानेंट है, वो कास्ट आपकी एक दफ़ा आनी है, मुनाफा उससे आपने हर साल लेना है। दूसरा, इसी तरह ये भी स्ट्रक्चर आपका परमानेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि 4-5 साल के बाद ये जो आपकी लेटरल नालियाँ हैं ये कहीं कहीं से डैमेज हो जाएंगी, तो वो हाँ जी वो रिपेयर हो जाएगी, लेकिन जो आपकी मेन सिस्टम है, जो पीछे आपका टैंक है वो वही रहना है, जो आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो वही रहेगा। उसमें मेंटेनेंस वी एंड टीयर वो चलती रहती है, लेकिन वो परमानेंट स्ट्रक्चर। इसमें भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वाटर मैनेजमेंट विंग, वो इस पर उनका करंटली तो मुझे अपडेट नहीं है कि वो इस वक्त सब्सिडी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सर। सब्सिडी दे रहे हैं, हाँ जी, वो 60% तो वो गवर्नमेंट बियर करती है।
सर ये बात एक बार कैमरा की तरफ देख के 60% इसकी कास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू बियर करती है गवर्नमेंट, और 40% जो इसका खर्चा है वो फार्मर ने देना होता है। तो इसमें तो बहुत फैसिलिटी है, फार्मर को इसमें बड़ी सपोर्ट है, इससे पानी की बचत होती है, इससे खाद की बचत होती है, और इससे आप जो पौधे का पैदावार का पोटेंशियल है वो बढ़ा लेते हैं। अगर एक आम फ्लड इरिगेशन से आप गर्मियों में कोई क्रॉप उगा रहे हैं, उसकी निस्बत अगर आप ड्रिप पे उसको ले आते हैं तो वो कदरे उससे बेहतर होती है, और वाटर सेविंग भी होगी, आपकी फर्टिलाइजर की भी सेविंग होगी, क्योंकि पौधे के पास पहुंच रही है, पौधे के पास पानी भी पौधे के पास पहुंच रहा है और खाद भी पौधे के पास पानी के अंदर हल होके आ रही है। ठीक है, तो अब हमने बात की कि इसमें इसको लगाना कैसे है, फिर ड्रिप कैसे रखनी है। जिधर हमने वो गंडी रखी है ऊपर ही आपने ड्रिप की वो लाइन रख देनी है। अभी आप देखें, क्लोज करें इसको, तो ये कुछ जो शगुफे हैं वो इस तरफ से निकले हुए हैं, कुछ उस तरफ से निकले हैं, लेकिन ड्रिप का पाइप वो ऊपर ही है, वो ऊपर ही है। अच्छा, फिर नमी भी थोड़ी हाँ जी, नमी आपने रखनी जड़ों के पास जो है वो नमी मौजूद है। अब इसको पानी कितना देना, ये बड़ा आम एक क्वेश्चन करते हैं फार्मर हमारे से जो रब्ता करते हैं जी, कि इसको पानी कितना दें। तो इसमें थंब रूल यही है कि आपने हर टाइम इसकी सॉइल को वेट रखना है। अब सर्दियों में आजकल हम हफ्ते बाद 15-20 मिनट के लिए इसको पानी देते हैं तो ये सॉइल इसकी वेट रहती है, लेकिन गर्मियों में इसे दिन में 2 दफ़ा भी पानी देना पड़ता है। तो उसके लिए हम टाइम जो मुख्तस करते हैं, जब शदीद गर्मी होती है, लू चलती है, तो उस वक्त हम अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि जब अभी दिन की तपश शुरू नहीं होती, उस वक्त इसको पानी लगा दें, और ज़रूरत महसूस करें तो फिर जाके असर के बाद दोबारा दे दें। दोपहर के वक्त अवॉइड करें, क्योंकि उस वक्त आपका जो टैंक में पानी है वो भी उसमें भी टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ होता है। तो ये थोड़ी सी एहतियातें अगर आप कर लेंगे तो उससे मैक्सिमम आप फ़ायदा लेते हैं। तो उसमें जैसे मैं बता रहा था कि सर्दियों में हफ्ते बाद 15-20 मिनट पानी की ज़रूरत है, और गर्मियों में हमें 1.5 से 2 घंटे सुबह के वक्त चलाना पड़ता है, और कई दफ़ा किसी दिन शाम के वक्त भी हमें दोबारा इरिगेशन करनी पड़ती है। और थंब रूल ये है कि आपने इसमें नमी रखनी है, हाँ जी। और इसमें कामयाबी यही है कि अगर आपका जब बाहर जून की बात मैं कर रहा हूँ, जून एंड की और जुलाई के शुरू की, जब बाहर नमी का तनासब 20% के से भी नीचे गिरा हुआ होता है, उस वक्त 2 दिन के लिए भी आपकी सॉइल ड्राई रह गई तो आपका ये पौधा भी सारा ख़त्म हो जाता है, और अंदर जो गंडी होती है ना, जो राइजोम आपने सीड के तौर पे लगाया था या अंदर जो चल रहा है, वो भी फट के ख़त्म हो जाती है। यानी कि सॉइल का टेम्परेचर आपने 32 से ऊपर नहीं जाने देना। नाज़रीन, ये बात बड़ी अहम बात है, अगर हमारे किसान भाई इस बात को नोट कर लें कि गर्मियों के अंदर, खासकर आप जून की बात कर रहे हैं, कि आपने ज़मीन को खुश्क नहीं होने देना, नहीं तो 2 दिन ही काफ़ी हैं कि वो फसल आपकी जो है तबाह हो जाएगी। ये सब्जियां जितनी मुनाफा बख्श हैं उतनी ही ये एहतियात मांगती हैं कि आप इसकी काश्त के दौरान और बाकी जो सारे पूरी स्टेज में आप लेके चल रहे होते हैं फसल को, उसमें काफ़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जी। उसमें एक एक्स्ट्रा अगर एफर्ट आप ये कर लें कि आपका ऊपर शेड भी है, इससे भी सपोर्ट मिलती है कि वेपोरेशन लॉसेस कम होते हैं, उतनी तेज़ी से वेपोरेशन नहीं होती जितनी कि बाहर बेयर सॉइल में हो रही है। अगर एडिशनली आप ये कर लें तो उसका फ़ायदा भी है कि जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल में रहती हैं। मल्चिंग जिसे हम कहते हैं, पराली की या जो मतलब चावल की पराली की मल्चिंग, या ये जो शुगर के जो गन्ने की फसल की खोरी होती है उसकी भी आप कर लेते हैं। इन दोनों में से अगर आप चॉइस आपके पास मौजूद है तो राइस की पराली के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो राइस की पराली आप बिछा दें तो उसके अंदर से ये शगुफ़े बाहर निकलते रहेंगे, जड़ी बूटियाँ नहीं निकलेंगी, और आपका जो मॉइस्चर है वो भी रहेगा, मेंटेन रहेगा, यानी कि एवापोरेशन से लॉसेस कम हो जाते हैं, और ज़मीन ठंडी भी रहेगी, ज़रखेज़ी भी इससे बेहतर होती है। जो जी बिल्कुल, खासकर चावल की पराली की बात करें तो जो वक्त के साथ साथ चूँकि वो गलती रहती है, वो ज़मीन का हिस्सा बनती रहती है, तो वो इस फसल के एंड तक इसको भी थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मिल जाता है, और आने वाली सालों के लिए आपकी सॉइल रिक्लेम होती रहती है। ठीक है, तो मल्चिंग आपने एडिशनली ऐड कर लें, वेल इन गुड। अच्छा, फिर उसके बाद इसका जो मरहला है वो फर्टिलाइज़र का। अब इसमें खादें कौन कौन सी हमने देनी है? खादें इसमें DAP या कोई ऐसी खाद जिसकी असासियत, या जिसे हम कहते हैं कि वो असासी खाद है जिसकी pH 7 से ऊपर है, वो उस खाद से इसको बचाएं। तो DAP इसको नहीं देनी। DAP की जगह आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट जिसे SSP कहते हैं वो आपने देनी है, या इसके अलावा एक MAP जिसे मोनोमोनियम फास्फेट, DAP होती है डाइमोनियम फास्फेट, MAP होती है मोनोमोनियम फास्फेट। सर माज़रत के साथ मैं आपकी बात को यहाँ पे काट रही हूँ। DAP का आपको पता पाकिस्तान में बड़ा मसला है, तो वो महंगी बहुत है, दूसरी ये दस्तयाबी उसकी आसानी से नहीं है। तो कोई जैसे अब तजुर्बा आपने किया है माशाल्लाह 3-4 साल से कर रहे हैं, तो अगर उसकी दस्तयाबी नहीं होती तो कोई मुतबादल खाद उसकी होगी?
मुतबादल जैसे मैंने तो डीएपी का तो मैंने पहले ही कह दिया कि इसके लिए ये है ही नहीं, डीएपी हाँ नहीं जी, है क्योंकि इसके लिए। रिपोर्टेड है कि उसकी पीएच ज़्यादा होती है और इस पौधे के लिए वो अच्छी नहीं है। इस पौधे के लिए अदरक के लिए कम से कम आपने डीएपी इसमें नहीं देनी, इसको सिंगल सुपर फास्फेट हम रिकमेंड करते हैं। और अगर मैं इसकी टोटल डोज बताऊं तो 150 kg पर एकड़, यानी कि 150 kg इसको नाइट्रोजन चाहिए। वो आपने कैसे पूरा करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और 50 kg कम से कम इसे फास्फोरस चाहिए, यानी कि इसको फास्फोरस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। फास्फोरस ज़्यादा देंगे तो इस पौधे के लिए नुकसानदेह है। तो 150 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 150 kg तक इसमें पोटाश हम दे सकते हैं। ये इसका रिकमेंडेड है। अब हमने इसको पूरा कैसे करना है? पूरा करने के लिए जो नाइट्रोजन है वो हम इसकी पूरी करवाते हैं, या आप लोगों को भी फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं कि अमोनियम सल्फेट से वो पूरी करें। अमोनियम सल्फेट में क्या होता है कि नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र भी मिल रही होती है, और सल्फ़र जो है वो सॉइल की कंडीशनिंग भी करता है और सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, और डिजीज़ से भी जो बीमारियां हैं उनसे भी पौधों को बचाता है, और सॉइल को भी पाक रखता है बीमारियों से। तो अमोनियम सल्फेट से आपने यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करनी है, डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करनी है, और पोटाश के लिए आप एसओपी या 2057 के नाम से एनपीके अवेलेबल होती है। उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन होती है और 57% उसमें पोटाश होती है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाटर सॉल्युबल भी होता है, और ड्रिप वाले मोस्टली उसको प्रेफर करते हैं। सर ये खाद्य डालने का तरीका क्या है? ठीक है। मतलब एक तो प्लेसमेंट करते हैं ना पौधे जी के बिल्कुल। पास। इसमें ना जो पूरी एक डिटेल मेथड है वो मैं आपको ना लिंक शेयर कर देता हूँ कि आप 4 पेजेस का वो डाउनलोड करें। फार्मर जिंजर फार्मिंग इन पाकिस्तान के नाम से फेसबुक पे ग्रुप हमने बनाया हुआ है, बहुत सारे फार्मर्स ने उसको ज्वाइन किया हुआ है। उसके फाइल्स सेक्शन में जाना है आपने। फाइल्स सेक्शन में जाके उर्दू में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ जिंजर को डाउनलोड करें। वो 4 पेजेस पे मुश्तमिल है। उसमें जो जितनी मैंने बातें की हैं मोटी मोटी ये सारी बातें भी लिखी हुई हैं। आपको कोई बात याद नहीं रहती वहाँ से पढ़ के भी। और बिजाई के वक्त ज़मीन में नीचे जो तीनों खादें मैंने आपको बताई हैं इनकी कितनी कितनी मकदार डालनी है, कैसे डालनी है, ये सारा तरीका भी उसमें मौजूद है। जी सर, लेकिन फिर एक यहाँ पे ये मसला आता है कि हमारे जो जैसे कि प्रोग्राम इस वक्त सुना जा रहा है तो हमारे किसान में बड़ा मुश्किल होता है, कुछ तो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ नहीं सकते, कुछ जी। वक्त ही नहीं निकालते उसको पढ़ सकें। अगर आप मुख्तसरन बता दें। चले मैं इसमें एडअप कर देता हूँ। अच्छा, उसमें आपने ये करना है कि जब रेत से आपका अदरक फूट गया है, तैयार है, बिल्कुल बिजाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो उस वक्त आप ये करें कि जिस जगह पे आपने वो जो फरो है खाली है जहाँ पे अदरक रखना है उसमें आप नीचे पहले वो खाद मिक्सअप कर लें। कौन सी करनी है मैं बताता हूँ। मिट्टी के साथ कर लें, या जो मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल के लिए बताया था भल और रूढ़ी का मिक्सचर, उस भल और रूढ़ी के मिक्सचर में ही आप मिक्सअप करें खाद को। वो मिक्सचर के 2 हिस्से कर लें, एक हिस्सा आप खाद के बगैर कर लें और एक हिस्से में आप खादें मिक्स कर लें। ठीक है। जिस हिस्से में आपने खादें मिक्स की हुई हैं उस मिक्सचर को आप उसी खाली के अंदर नीचे टब के साथ, बाल्टी या टोकरी जो भी आपके साथ आसानी से अवेलेबल है, उसके साथ आप नीचे उसकी ना कोई 1-1.5 इंच की तय लगा दें। ठीक है, वो एक तो सॉइल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और वो एक यूनिफॉर्म तरीके से नीचे उसमें आ जाएगा। अब कितनी क्वांटिटी लेनी है, सिंगल सुपर फास्फेट आप इसकी टोटल मकदार दे सकते हैं, लेकिन हमने टोटल नहीं देनी होती। उसकी एक रीज़न ये है कि हमने बाद में इसको फास्फोरिक एसिड भी अप्लाई करना है थ्रू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। तो उसमें बेहतर ये है कि आप 100 kg पर एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट, यानी सिंगल सुपर फास्फेट की 1 से 2 बोरियाँ 50 से 100 kg आप सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर लें। फिर आप उसमें 75 kg यानी 1.5 बोरी अमोनियम सल्फेट की शामिल कर लें। 1 बोरी आप उसमें SOP की शामिल कर लें। ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना के वो आपकी बेसल डोज तैयार होगी, वो उसमें आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद ऊपर आपने गठियाँ रखी अदरक की, और फिर वो अमेज़ा भाल और रूढ़ी का जिसमें आपने खादें शामिल नहीं की हुई उससे उसको कवर कर दें। कवर करने के बाद ड्रिप वाला पाइप ऊपर रखें और उसको पानी लगाते हैं। सर एक बार दोहरा दें, पहले तो वो जो हमने भल और रूढ़ी के अंदर खाद मिक्स की, पहले नीचे हम वो लगाएंगे, पहले नीचे वो मेज़ा बिछाएंगे, फिर ऊपर बिखेरेंगे, फिर ऊपर अदरक की गंडियाँ रखेंगे, और फिर ऊपर भल और रूढ़ी के मेज़े से कवर करेंगे। ज़्यादा अच्छा है, उससे ये होता है कि कम से कम जो स्टार्ट में पौधे को जो एनवायरनमेंट मिलता है ना वो आइडियल मिलता है। वो अच्छा मतलब हाँ जी, खाद भी उसके पास अवेलेबल है और जो भल और रूढ़ी का मेज़ा है वो उस एनवायरनमेंट को अच्छा रखता है।
अच्छा, जब आपके पौधे ग्रो करके बाहर आ जाएं, वो नॉर्मली 20 से 25 दिन बाद, क्योंकि फुटाई हमने पहले की होती है, लेकिन अभी पौधों ने ग्रो करना है, नई शाखें निकालनी है, 25 से 30 दिन के बाद फिर आप खादों का शेड्यूल उसका मैं आपको मोटा सा बता देता हूँ। उसमें आपने ये करना है कि अमोनियम सल्फेट वो नॉर्मली हम उसको कहते हैं कि 4 kg 4 से 6 kg पर एकड़, और फास्फोरिक एसिड वो 4 लीटर पर एकड़, 2 से 4 लीटर पर एकड़। ठीक है, ये इसको उसमें ड्रिप इरीगेशन के तहत पर वीक के हिसाब से आपने अप्लाई करते जाना है। फिर एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, फिर आप इस डोज़ को डिवाइड कर दें, यानी स्प्लिट कर दें। स्प्लिट डोज हम क्या कहते हैं कि जो आपने अमोनियम सल्फेट और फास्फोरिक एसिड अप्लाई करना है, वो एक दिन देने की बजाय वो हफ्ते में उसकी 3 डोजेज़ बना दें, यानी कि एक सोमवार को आप दे दें, एक आप बुध को दे दें और एक जुमे को दे दें। उससे क्या होगा कि एक ही दिन में आपका जो फर्टिलाइज़र अगर जाएगा, टेम्परेचर अगर बाहर ज़्यादा है तो टॉक्सिक इफेक्ट भी सम टाइम खादों का हो जाता है। तो ये थोड़ा आपने ख्याल रखना है। और जैसे ही फिर टेम्परेचर अगस्त में और सितंबर में थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, बारिशों के बाद नमी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस वक्त फिर दोबारा आप वीकली खाद शेड्यूल पे आ सकते हैं। तो वो उर्दू वाला आसान अल्फाज वाला अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, अपने पास रखेंगे, उसको फॉलो करते जाएं। और बीच में ये अगर आप एडिशनली करना चाहें, एसिड और ये तो डोजेज़ आपको बता दी हैं, ह्यूमिक एसिड भी लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, तो उसको भी चलाएं। और जब आपकी फसल ये मानसून की बारिशों के बाद ग्रोथ तेज़ करती है, उस वक्त आप सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की डोज़ भी आपने 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से रखनी है, और उसमें भी ये करना है कि जिस वीक आपने सल्फ्यूरिक एसिड चलाना, उस वक्त फिर फास्फोरिक एसिड आप ना दें, ठीक है, ताकि वो आपकी कास्ट भी थोड़ी मैनेज हो जाए। तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी चलाना, लेकिन फ्रीक्वेंट इस्तेमाल नहीं करना। वो उस खाद को अगर आप उस स्केड्यूल को पढ़ेंगे तो उसमें हमने वीकली उसको कैसे प्रोसेस करना है तो वो बताया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका खादों के हवाले से हो गया, और इसकी मैनेजमेंट के हवाले से हो गया कि गर्मियों में पानी की कमी नहीं आने देनी है आपने, और खादों को आपने स्प्लिट कर लेना। एक वीक में देने की बजाय आप वीक में 2 से 3 दफ़ा उसको अपनी कंफर्टेबिलिटी यानी आसानी देखते हुए उसमें डिवाइड कर लें, तकसीम कर लें। जी सर, ये आपने खादों तक का बता दिया मरहला। इसमें जो जड़ी बूटियों का किसानों को किस तरह का, बहुत सारे किसान भाई जो हैं जब तक जड़ी बूटियां फसल को तबाह नहीं कर देती वो कोई स्प्रे वगैरह नहीं करते, तो जड़ी बूटियों की कोई स्प्रे करनी चाहिए या वो जो गोडी से हम उखेड़ देते हैं वो काफ़ी है? जी, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि मल्चिंग के ना 2 फ़ायदे हैं। एक तो पानी को कंजर्व रखेगी, ज़मीन को ठंडा रखेगी, दूसरा एक जड़ी बूटियों को नहीं उगने देगी। जड़ी बूटियाँ बहुत सारी वो मल्चिंग में आपकी कंट्रोल कर लेनी है। उसके बाद भी इक्का दुक्का जड़ी दीला और कुछ लेली और कुछ इस तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो उग आती हैं, तो वो आपने मैनुअली उसको तलफ़ करते जाएँ। फिर एक और काम आपने ये करना है कि रूढ़ी जो गोबर की गली सड़ी खाद है वो आप अपने पास रखें, और जैसे ही टेम्परेचर बेहतर होना शुरू हो मानसून के बाद, ये नॉर्मली 15 सितंबर के बाद, फिर आप क्या करें कि इसकी जो है ना साइडें जहाँ पे पौधा आपका उगा है, वहाँ पे पत्ते निकल रहे हैं, वहाँ पे रूढ़ी अप्लाई करें और उसको अंदर गोडी करें। गोडी करने के बाद 1-8 दिन बेशक पड़ा रहने दें वहाँ, और फिर साथ साथ मिट्टी चढ़ाते जाएं। अभी आप देखें कि ये वक्फे से तकरीबन 15 दिन बाद, महीने बाद हम आहिस्ता आहिस्ता गोडी करके, तो ये आप अब देख रहे हैं कि जो पहले खाली थी वो अब वाट की शक्ल अख्तियार कर रही है। तो यही इसमें फार्मर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट भी है बात, कि टिप भी है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मिट्टी चढ़ाते कैमरे को जरा नीचे करें आप। ये इस वक्त वो कह रहे हैं कि खाली थी, जो कि एक रिज की शक्ल जो है वो रिज की या वाट की शक्ल इख्तियार कर गई ना पंजाबी में, इसको इन्होंने मिट्टी चढ़ाई है इसके ऊपर। सर अब ये बात एक बार इसे मिट्टी चढ़ाने का अमल कहते हैं, फार्मर से बखूबी है, मुख्तलिफ फसलों को मिट्टी चढ़ाई जाती है। तो इसमें आपने मिट्टी कैसे चढ़ानी है, जैसे मैंने बताया कि गली सड़ी गोबर की खाद आप थोड़ी थोड़ी छान के बारीक कर लें, ताकि वो पूरे अपना सही तरीके से असर दिखाए। वो अपनी सॉइल में उसको मिक्स करें, बारीक करें, और उस सॉइल को साथ साथ लगाते जाएं। ये नए शगुफे भी निकालता जाएगा। और फिर इसका ये जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो ऊपर इसका तना है ना, इसे हम कहते हैं सूडोस्टेम। सूडोस्टेम मीन के जाली तना। असल तना इसका वो ज़मीन में अदरक है जो हम खाते हैं, ये टेक्निकली बात है। उसे राइजोम कहते हैं, ज़ेरे ज़मीन तना। ज़ेरे ज़मीन तना जैसे आलू है, इसी तरह ज़ेरे ज़मीन तना शकरकंदी भी है, और ये भी उसी की एक किस्म है कि वो उस तने को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अब उसकी ग्रोथ हो रही है। अभी आपको ये दिखाएं, स्टेम के नीचे
हाँ जी जी। इसमें ये देखिए ज़रा, इसको क्लोज करें अगर कैमरा क्लोज हो रहा है। हाँ जी क्लोज हो रहा है। तो ये जो शाखें ऊपर, ये इसे हम कहते हैं सूडो स्टेम, ये इसका स्टेम है। अब ये देखें कि ये यहाँ हमने गड्डी लगाई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर को ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको इस तरह का हमने एनवायरनमेंट देना है। अगर हम इसको पहले ही वाटर पे लगा देंगे तो ये इसको पूरी वो नरम एनवायरनमेंट नहीं मिलती और पानी लग लग के जगह बार बार वो हार्ड हो जाती है। तो मट्टी चढ़ाना इसमें बड़ा ही अहम अमल है, और मट्टी में आपने फार्म यार्ड मैन्योर या गली सड़ी रूढ़ी इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत फ़ायदेमंद इसके लिए ये होगा। बात जी सर, ये मदर राइजोम से बताया ना कि जी, ये जी, लेकिन सर। कहाँ थी और ये अब कहाँ तक है। ये 6 इंच 6 इंच। अगर आप हमारी आवाज़ को पहुंचा सके तो ये बड़ी अहम बात है जो सर जी। ने बताई है। अच्छा, ये जो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इसका नीचे जो पीस है ना, ये जो आपको इससे कलर इसका डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये फ्रेश अदरक का कलर और है, इसका ब्राउन कलर है। ये वो मदर पीस है जो शुरू में हमने बात की, जिसे जिसको आपने आपने बीज रेत में लगाया फुटाना है, बीज है जो, ये इसे मदर राइजोम भी कहते हैं या इसे बीज आप कह लें। ये बीज वाला पीस है, इससे ये फूट के ऐसे चलते चलते ये देखें तकरीबन इसने 6 इंच की जगह इसने कवर कर ली है। तो ऐसे ही आपने इसको पोरस एनवायरनमेंट देते जाना है ताकि वो उसको जगह नरम भी रहे और उसकी शाखें भी और जड़ें भी उसकी आसानी ये से मिट्टी चढ़ाने की वजह से ही ये ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। अगर हाँ आप जी। मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे जी, तो जी। फिर वो वहीं पे रह जाएगा, ज़मीन सख्त हो जाएगी और उसका उगाव ज़्यादा नहीं होगा। ये एक और पौधा देखें, इसमें भी कि ये इतना पीस आपको चाहिए होता है। तो इस पीस से अगर आगे इसने तकरीबन 8 से 10 गुना इसने पीसेज और बना लिए हैं। तो यही इसकी सक्सेस है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 1 टन अगर सीड लगा के हम 6 से 8 टन, कि जो कि चाइना भी इसके लगभग ही हार्वेस्ट कर रहा है, इतना हम हार्वेस्ट कर लें तो ये जो कमाद की निस्बत जो वो भी पूरे साल की क्रॉप है, ये भी पूरे साल की क्रॉप है, तो कमाद की निस्बत ये ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। इसमें इनिशियल कास्ट एक दफ़ा ज़रूर आएगी, लेकिन आप अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करेंगे। हेल्दी अदरक हमारे मुल्क में अपने में पैदा होगा और हमारे बच्चों की सेहत भी बेहतर होगी, हमारी सेहतें भी इससे बेहतर होगी। ये बात भी यहाँ पे बड़ी अहम थी कि जो कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं, उसमें ये है कि ड्रिप इरिगेशन आप अगर लगाते हैं तो उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 60% तक सब्सिडी दे रही है आप लोगों को, जी जी। जिससे बहुत आपका खर्चा कम हो सकता है। जी अच्छा, सर। ये हमारी एक एडवांस लाइन का ही, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि ये अभी ऑब्जर्वेशन के लिए हमने कुछ पौधे हार्वेस्ट किए हैं। तो ये एडवांस लाइन का इसमें बढ़ोतरी देखें कि यहाँ से ये इसका मदर राइजोम वो टूट गया, ये भी उतना ही पीस था, वो 25 से 30 ग्राम्स का। तो ये इसका फैलाव देखें कि ये यहाँ तक इधर को गया है और इसी तरह ये यहाँ तक और ये इधर को एक गया है। बीज से ये एक पीस है। एक बीज ये इसका पोटेंशियल है। ये इसी फैसलाबाद की 47 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है, ये क्रॉप का अगर मैं टेक्निकली बताऊँ, आप बेशक गूगल कर लें, इसको स्टडी कर लें, 32 से 35 टेम्परेचर बर्दाश्त करती है। सही। तो इस क्रॉप को 48 टेम्परेचर पे उगाना तो ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को सीख लेते हैं, उगा लेते हैं, तो ये फिर खालिस अदरक अपने मुल्क की आप हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। जी सर। अच्छा, फिर ये बात हो रही थी मट्टी चढ़ाने वाला अमल, ये बहुत ज़रूरी है, ये करना है। और फिर उसके बाद जब आपका टेम्परेचर होता है, अक्टूबर की हम बात करते हैं, अक्टूबर में इसने मैक्सिमम ग्रोथ करनी होती है, क्योंकि उस वक्त इसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है। जिन कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूं, इंडिया के साउथ में केरला जो उनकी स्टेट है, वहाँ पे होता है, जहाँ जो टेम्परेचर वहाँ पे हो रहा होता है उस वक्त हमारे अक्टूबर में वो वाला टेम्परेचर आ जाता है। तो उस वक्त ये क्रॉप बड़ी खुश होती है, गर्मी के स्ट्रेस से बिल्कुल निकल चुकी होती है और ग्रोथ इसकी मैक्सिमम हो रही होती है। अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने फिर आपने इसकी खाद और जो फार्म यार्ड मैन्योर जैसे मैंने बताया, वो गली सड़ी गोबर की खाद, वो भी मिट्टी में शामिल करते जाना है और खाद भी इसकी बढ़ा देनी है। अमोनियम सल्फेट डबल कर देनी है, फास्फोरिक एसिड उतना ही रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड जितना आपको पहले रिकमेंडेड बताया 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से उतना ही रखना है, वो आप ऐड करते जाएँ। उससे ये है कि आपने इसको बूस्ट देना है कि जब ये क्रॉप ग्रोथ कर रही है तो आप फर्टिलाइज़र से और इसकी मैनेजमेंट के साथ इसकी बढ़ोतरी तेज़ करें ताकि ये मैक्सिमम उसमें अटेन कर ले। अब ये क्रॉप इस वक्त मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। जैसे मैंने बिजाई के लिए एक बताया था, रूल के 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर स्टेबल हो जाए तो बिजाई का वक्त होता है। जब 15 डिग्री से टेम्परेचर नीचे स्टेबल हो जाए तो फिर इसकी पुटाई का वक्त करीब आ जाता है।
तो इस सर, वक्त मैं माजरत के साथ आपकी बात को काट रही, एक बड़ी अहम बात इस वक्त मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है कि हमने बीमारियों और कीड़ों की बात नहीं की। अमूमन तो आपने कहा कि मतलब इस पे इतना नहीं आता अगर आप मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, जी। लेकिन कोई ऐसा खदशा, कोई बीमारी आने का या कीड़ा आने का, ताकि हमारे किसान भाई वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। जी, अभी हम ना ये कंप्लीट कर लें हार्वेस्टिंग का, ठीक फिर है। इंशाल्लाह वो उसका भी कर लेते हैं। अच्छा, ये 15 डिग्री से जैसे टेम्परेचर अब हमारा अभी नाइट टेम्परेचर हमारा 12 डिग्री 10 डिग्री पे आना शुरू हो गया, तो अब इसमें क्या है कि इसने ग्रोथ स्टॉप कर दी है, यानी कि इसके नए पत्ते निकालने का अमल बहुत स्लो हो चुका है, इसमें नई खुराक बनने का अमल बहुत स्लो हो चुका है। हाँ, इसके अंदर जो पत्तों में खुराक बन गई है, अब इसने ये नीचे यानी कि इसको मुंतकिल करना है वो नीचे ज़ेर ज़मीन तने के अंदर, तो वहाँ पे अब इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और वहाँ पे इसकी मैच्योरिटी भी होगी। अच्छा, अब जब इसको फ्रेश कंजप्शन इस्तेमाल के लिए अगर हम देखें तो ये दिसंबर 15 के बाद ये रेडी होती है, आप इसको निकाल लें और इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर लें। अब चूँकि हमारे मुल्क में सीड पैदा नहीं हो रहा, जिस भी फार्मर ने लगाना है उसको हम यही मशवरा देते हैं कि वो अपना सीड खुद बनाए। अगर उसने पहले साल 10 मरले या 1 कनाल लगाया है तो उस सारे से सीड रखें। तो सीड रखने के लिए आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात मैं अभी करने जा रहा हूँ कि आपने उसको दिसंबर में हार्वेस्ट नहीं करना, आपने इसी सॉइल के अंदर रखना है। ये सॉइल अल्लाह ने एक स्टोरेज का काम भी यहाँ पे करेगी कि आप निकाल लेंगे, बाहर आपसे प्रॉपर स्टोर ना हुआ तो उसको फंगस लग जाएगी या बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो आप इसको सॉइल में ही रखें। हाँ, ये होगा कि सर्दी की वजह से ये आपकी शाखें सूख जाएंगी, ये बिल्कुल ड्राई हो के तो ये गिरना शुरू हो जाएंगी और ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये कैमरा जरा क्लोज कर, ये ऐसे ये अब इसकी मैच्योरिटी की साइन है। लो टेम्परेचर की वजह से अगर ये सर ये शाखें जो हैं इस तरह पत्ते जो हैं हाँ जी। कोनों से सूखना शुरू कर दें तो इसका हाँ मतलब है कि ये तैयार है ये harvest मैच्योरिटी के वक्त, लिए। मैच्योरिटी के बाद। हाँ जी, जब अगर आपका प्रॉपर सीजन ग्रोथ का है उस वक्त करें तो वो डिजीज़ का है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, ये मच्योर होकर सारी शाखें गिर जाएंगी, लेकिन आपका जो ज़ेरे ज़मीन तना है, अदरक है, बीज है, वो ज़मीन के अंदर बिल्कुल वो ठीक रहेगा। फिर आपने करना ये है कि अगेन दोबारा जब आपने फरवरी 15 के बाद इसको दोबारा काश्त के लिए ये तैयार है, उस वक्त फरवरी के स्टार्ट में या जनवरी के एंड पे आप इसको निकाल लें ज़मीन से। फिर जब आप ये दोबारा आपने बिजाई करनी हो तो उससे 15 दिन पहले, 15 दिन हाँ पहले 10 से 15 दिन पहले आप इसको निकाल लें। ये आप बता रहे हैं अगर बीज तैयार करना है, बीज तैयार करना, जब बीज के लिए, ठीक है। फ्रेश खाने के लिए नहीं, तो 10 से 15 दिन पहले आपने निकाल के इसकी जड़ें तोड़नी है, इसको साफ़ करना है और अगेन वही ग्रेडिंग और वो तोड़ के फिर सारा प्रोसेस वो शुरू हो कि जाएगा। वो आपने 2 से तोड़ना है 3 इसको। आंखें होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ऐड मैं ये कर दूं कि जब आपने अपना सीड बना लिया, वो पौधे सेहतमंद भी रहे और उन्होंने सीड तक वो पहुँचे, तो फिर उसको दोबारा रेत में अगर नहीं भी आप उठाना चाहते तो ये ऑप्शन आपके लिए मौजूद है कि आप उसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। चूँकि वो सीड आपका अपना बन चुका है, उसको तेज़ाब भी नहीं लगा हुआ, उसको कोई ऐसा केमिकल ट्रीट नहीं किया गया। हमें ये भी पता चला कि ये एंटी स्प्राउटिंग केमिकल से ट्रीट करते हैं खाने वाले अदरक को जो मंडी में अवेलेबल होती है। कि एंटी स्प्राउटिंग केमिकल क्या होते हैं कि उससे वो फूटे ना, क्योंकि अगर ये फूट जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए तो उन्हें लेबर कास्ट पड़ती है, उन्हें वो फोड़ तड़वाना पड़ती है, वो खाने के लिए क्वालिटी उनके मुताबिक वो ख़राब हो जाती है, तो वो उसकी फोड़ तड़वाते हैं। और ये बड़ा डेंजरस होता है कि अगर आप वो वाला सीड ले आएँ जिसकी उन्होंने फोट भी तड़वाई हुई है, तो वो इसका मतलब है कि उसने 90% वो डेड सीड है, उसने फूटना ही नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है। आपको यहाँ पे जैसे सर बता रहे हैं कि आपने जो बीज खुद तैयार किया है उसको तो आपको रेत के अंदर रखने की जरूरत नहीं मैंडेटरी नहीं है, जरूरत मैंडेटरी नहीं नहीं है। जैसे हमने कहा था कि मंडी से जो आपने सीड लेना उसके लिए मैंडेटरी है कि आप उसको पहले रेत में दबा लें ताकि उसकी स्क्रीनिंग हो जाए, आपको पता लग जाए जो पौधे फूटे हैं उन्हीं को खेत में लेके आएं। जब सीड आपने अपना बना लिया, फिर उसको चाहे रेत में फुटा लें और वो 1 महीने का टाइम आपको ज़मीन की तैयारी में मदद दे सकता है। आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर इनरिच कर सकते हैं, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन उसको ज़रूरी नहीं है कि आप वो रेत वाली प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया। ये हमारे बीज को ट्रीट करना वो बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। उससे ये होता है कि आपकी इनिशियल फसल जो है वो 1 महीने के लिए महफूज हो जाती है। इसमें बैक्टीरिया से बीमारी भी हमला करती है, उसे बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट कहते हैं, और फंगस से बीमारी जो करती है उसे राइजोम रॉट कहते हैं, वो सिंपली फंगस से होती है। निशानी उसकी ये है कि नीचे से आपका राइजोम गलता है, जो आपने सीड लगाया है या ग्रोथ अगर चल भी रही है। ये जरा नीचे कीजिए सर, मुझे बताइएगा काइंडली। हाँ आपने जी, कहा कि वो नीचे जो राइजोम है
वो जो गंडी है अदरक की, अच्छा। वो साइल से गलेगी और ऊपर को तना सूखता है और पत्ते सूखते सूखते सारा पौधा खत्म हो जाता है। लेकिन सर यहाँ पे ये बात बता दीजिए हमारे नाज़रीन को, अगर वो नीचे से गलना शुरू होती है हाँ जी। तो उसकी निशानी तब तक नहीं पता चलेगी जब तक कि ये ऊपर इफेक्ट नहीं आ जाएगा, ऊपर तक उसका जब तक इफेक्ट वो नहीं आ जाता। अच्छा, उसमें ये है कि एक तो आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है ना। जी। प्रिवेंटिव ये होता है कि मंथली आप सॉइल ड्रेंचिंग, फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड की सॉइल ड्रेंचिंग कर दें, सर मंथली करते जाएं। किसान पे बताते जाएंगे हर soil महीने drenching। आप सॉइल ड्रेंचिंग क्या करना होता है आपने कि फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड का सॉल्यूशन बना के जो स्प्रे टैंक है उसके अंदर उसको डाल लें। डालने के बाद जो नोज़ल है उसको बिल्कुल ओपन कर दें या उसको इतना लूज़ कर लें कि वो फुहार की शक्ल अख्तियार ना करे, उसमें से पानी डायरेक्टली वो नीचे गिरना शुरू हो जाए। तो वो पौधों के पास, जड़ों के पास आपने तर कर देना है और बाद में हल्का सा ड्रिप से पानी दे दें ताकि वो पूरे रूट जोन में दवाई फैल जाए और वो आपकी बीमारी से वो महफूज रहेगा। एक प्रिवेंटिव तरीका। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि नीचे से ग्लाव आपके ऊपर को आ रहा है तो आप फ़ौरन उस शाख को निकालें या उसको सॉइल को निकालें। निकालने के बाद उस राइजोम को आप स्मेल करें, ये मतलब फार्मर के लिए ना। अगर तो उसमें अदरक की ही स्मेल आ रही है, गला हुआ है लेकिन स्मेल अदरक की आ रही है, अदरक के अलावा कोई गली सड़ी या कोई जिसे हम ना बर्दाश्त कर सकें बुरी स्मेल नहीं आ रही, तो वो फंजाई की वजह से गला हो रहा है। तो आपने फ़ौरन वो मैंकोजेब, टॉप्सन एम वगैरह उनका आपने ड्रेंचिंग करनी है। अच्छा, अगर उसमें अदरक की स्मेल कम आ रही है, आपको कोई बुरी स्मेल आ रही है साथ, ठीक है, तो वो फिर बैक्टीरिया की वजह से और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर उस वक़्त आपने वही स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक ऑप्शन है, उसके अलावा कसूजामाइसिन के नाम से 10 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आपने वो सोल्यूशन बनाना है और उसकी सॉइल ड्रेंचिंग कर देनी है। उससे वो प्रॉब्लम वहीं पे रुक जाएगा। उससे ये होता है कि वहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे इन्फेक्शन रुक जाता है, जो पोर्शन गल चुका है, सड़ चुका है, वो ख़त्म हो गया, लेकिन अगली जो ग्रोथ है वो ठीक रहती है, आपका पौधा बच जाता है। तो ये अच्छा, इसमें फिर एक बैक्टीरियल विल्ट आती है। बैक्टीरियल विल्ट क्या होती है कि पूरा पौधा ही सूख जाता है, तो वो फिर क्या करना होता है कि उस पौधे को निकाल दें और वही अगेन बैक्टीरियासाइड की आप सॉइल ड्रेंचिंग कर दें। तो सर बाकी पौधे अमूमन अगर हम जो मैनेजमेंट आपने बताई है हम ये मैनेजमेंट करते हैं हाँ तो जी। क्या इससे कम चांस है बीमारी हो? हाँ जी बिल्कुल, जो मैंने प्रिवेंटिव बताया ना कि एहतियाती आपने अद्वियात जो इस्तेमाल करनी है, उससे ये होता है कि आपका ख़र्चा ज़रूर होता है लेकिन बीमारी आने से पहले आप बीमारी को रोक सकते हैं। क्योंकि ये अभी सेंसिटिव क्रॉप है, फार्मर जो नया फार्मर है उसको अभी इसकी बीमारियों की पहचान और वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इंशाल्लाह फ़ाइन होती जाएंगी। जैसे हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं इंशाल्लाह, हर साल हम ये पार्ट बना लिया है कि हम जो इंटरेस्टेड फार्मर हैं उनको बुला के ट्रेनिंग भी देंगे ताकि जो नए फार्मर इसमें आ रहे हैं वो वेल इक्विप्ड होकर इस क्रॉप पे जी ना। अब बीमारियों के साथ को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नाज़रीन को फिर बताते जाऊँ यहाँ पे कि इस वक्त हम तहकीकाती अदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर अपना तारुफ आमिर लतीफ़ साहब और साइंटिफिक ऑफिसर हैं डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब जो कि डायरेक्टर हैं और सब्जियात के माहिरीन हैं। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और अदरक की काश्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए आप ये सवाल लिख सकते हैं या सावी के जो मतलूबा नंबर है उसके ऊपर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो उनसे दरख्वास्त की जाती है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं क्योंकि ये इल्म है और इल्म को फैलाना सदका जारिया है। जितने लोग मुस्तफीद होंगे उतना ही इस मुल्क का फ़ायदा है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते जाएं कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को पीछे से मिस कर दिया वो सुन नहीं सकते, किसी वजह से नहीं सुन पाए, तो हमारे यूट्यूब चैनल जो कि सावी के नाम से यूट्यूब चैनल है उसको आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर ये प्रोग्राम अवेलेबल होगा। फेसबुक पेज के ऊपर ये प्रोग्राम हमारा अवेलेबल होगा। फेसबुक पेज का नाम भी सावी ही है, SAWIE। इसके अलावा आप सावी की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि मुफ्त है। बहुत सारे किसान भाई हमसे पूछते हैं कि आप कोई जो सर्विसेज दे रहे हैं क्या उसके कोई पैसे हैं? उसके कोई पैसे नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस ऐप को जब इंस्टॉल करेंगे उसमें अपना फॉर्म, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर एक अहम ऑप्शन के बारे में मैं बताती जाऊँ तो उसमें आप अपना फॉर्म ड्रा करेंगे और अभी जो फॉर एग्जाम्पल हम अदरक की काश्त की ही बात कर रहे हैं तो उसमें यह है कि आप जान सकते हैं कि आपकी ज़मीन
ज़मीन में नमी कितनी है। हम सेटेलाइट डाटा को इस्तेमाल करते हुए आपको बताते हैं कि आपकी ज़मीन में इस वक्त इतनी नमी है। आपकी जो फील्ड है यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो अपना ये फॉर्म ड्रा करते हैं तो वो हमें बताएगी कि इस वक्त दर्जा हरारत इसका ये है। तो आप देख सकते हैं कि आपने पानी लगाना है या नहीं लगाना, आपने बुवाई करनी है या नहीं करनी। इसके साथ साथ आपको ग्राफ, एक तस्वीर शो होती है जिससे पता चलता है कि आपकी फसल की सेहत कैसी है। जो हरे वाला एरिया है वो बताता है कि यहाँ पे आपकी फसल की सेहत अच्छी है। जो पीले वाला एरिया है वो बताता है कि यहाँ पे आपकी फसल को पानी की या खाद की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारे साथ जैसे कि माहिरीन ज़राअत हैं, डॉक्टर नजीबुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इनके साथ डायरेक्ट आपकी मीटिंग की जा सकती है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फराहम की जा सके अगर आप सब्जियात की काश्त में दिलचस्पी रखते हैं। नाजरीन, इसके अलावा उसी ऐप के अंदर हमारी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो कि हम गवर्नमेंट अदारों से मंजूर करा के वहाँ पर अपलोड करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी फसलों के बारे में है और ये सब कुछ आप लोगों के लिए बनाया गया है। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इस शो को भी शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा हमारी ऐप को भी इंस्टॉल करें, उसका इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि वो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई है। जी नाज़रीन। जी सर। हाँ जी, हम बात कर रहे थे डिजीज़ पे। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ मैंने आपको इसकी बीमारियां जो थी उनका उनके नाम और उसका कंट्रोल बता दिया, ठीक है। अब इस पे कीड़े मकोड़े इस पे बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं होते। जैसे रस चूसने वाले कीड़े इस पे हमलावर नहीं होते। सफ़ेद मक्खी, तेला, ये पिछले 5 साल से हम इस क्रॉप को देख रहे हैं तो इस क्रॉप पे ऐसा कीड़ों मकोड़ों का हमला नहीं होता, क्योंकि इट्सेल्फ ये अदरक के एक्सट्रैक्ट को एज ए बायो पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल किया जाता है इन ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं इनके अगेंस्ट। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब बाहर ग्रीनरी कम हुई होती है उस वक़्त ये नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ गर्मियों के पीक पीरियड की, तो उसमें चूँकि अंदर एनवायरनमेंट कदरे बेहतर होता है तो इस पर जो अमेरिकन सुंडी है उसका हमला होता है, जिसे हेलियोथस कहते हैं। तो उसके लिए सिंपल आप सुंडी मार जो जहर है वो इस्तेमाल करें तो 1-2 स्प्रे करने से वो कंट्रोल हो जाती है। तो कोराजन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। कोराजन स्प्रे करने से ये होता है कि आपकी जो फसल है वो सुंडी के हमले से पाक हो जाए। कोराजन की स्प्रे करनी है सर, कोई भी किसी भी किस्म के कीड़े के लिए की जा सकती है? नहीं, वो जो सुंडी के लिए, सुंडी के लिए, ठीक। जी सर। ठीक है, तो सुंडी से बचाना। और सम टाइम ये होता है कि इसमें कटवर्म जिसे चोर कीड़ा कहते हैं वो पिछले 5 सालों में सिर्फ 1 साल हमें उसका हमला देखने में आया, तो उससे अगले साल हमने इसकी सोलराइजेशन की। सोलराइजेशन करने से ये हुआ कि उसके बाद 2 साल हमने क्रॉप ये काश्त कर ली है, वो दोबारा चोर कीड़े का हमला नहीं। सर आप बता सकते हैं हमारे किसान को सोलराइजेशन क्या चीज़ होती है, कैसे? सोलराइजेशन मैंने स्टार्ट में जैसे बताया था कि आपने ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल को इनरिच कर दिया। अब बिजाई से कम अज़ कम कोई 1-2 महीने पहले आप ये करें कि इस सॉइल को पॉलीथीन शीट के साथ कवर कर दें। वो आपकी टनल से उतारी हुई पुरानी शीट भी हो सकती है या आप नई परचेज़ कर लें। तो उस शीट से कवर करने से ये होता है कि जो सूरज की शुआएँ हैं वो अंदर ट्रैप होती रहती हैं और सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से सूरज की शुआओं से ज़मीन के अंदर जो नुकसानदेह कीड़े और जो नुकसानदेह बीमारियों का बायस बनने वाली फफूंदी के जो बीज कह लें आप या उसके स्पोर्स कह लें वो तलफ हो जाते हैं। उससे ये होता है 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम आपकी सॉइल जो है वो डिजीज़ फ्री हो जाती है और सॉइल जो बीमारियों का प्रेशर है या कीड़े मकोड़ों का प्रेशर है वो क्रॉप के ऊपर बाद में कम उसका अफेक्ट होता है। तो ये एक बड़ा अहम अमल है टनल वाले फार्मर के लिए। ये बहुत रिकमेंडेड है कि वो ना सिर्फ अदरक की फसल के लिए, वो अगर टमाटर, खीरा और बाकी चीज़ें, ये शिमला मिर्ची और बाकी चीज़ें लगाते हैं तो उसमें भी अगर वो सोलराइजेशन कर लें तो वो 1-1.5 महीने के लिए सॉइल को कवर रखना है, तो उससे उनकी जो फसल है वो बीमारियों से बच सकती है। जी, और उनका स्प्रे का खर्चा और बाद में बीमारियों को कंट्रोल करने का खर्चा वो कम हो जाता है। सर जैसा कि मुझे ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, माशाल्लाह से आपने खुद ही सारी फसल के बारे में बता दिया। कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि यहाँ पे मिस है, हमारे किसान भाइयों को पता होनी चाहिए इसकी अदरक की फसल के बारे में, तो आप ज़रूर बताइएगा। जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि सॉइल का जो मॉइस्चर है मैं उसी पे दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वो बहुत मैटर करता है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है टेम्परेरी से मुराद ये होता है कि पत्ते झुलस जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन अगर आपका नीचे रूट सिस्टम पौधे का बचा हुआ है, नीचे पौधे का जो लिविंग पोर्शन है वो अपना काम कर रहा है, तो वो जैसे ही वो हार्श एनवायरनमेंट अगर 48 टेम्परेचर या 48 प्लस टेम्परेचर आ गया है तो हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए वो 45 प्लस पे टिका हुआ है तो वो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आपका सॉइल की नमी ना रही और सॉइल के अंदर भी सारा सिस्टम डेड हो गया तो फिर उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है पौधे के लिए। ये सबसे बड़ी टिप ये है कि आपने सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रखना है। जी सर, अब जैसे कि आपने हमें हार्वेस्टिंग के बारे में बता दी, किस तरह इसकी हार्वेस्टिंग करनी है सर। जैसे हम उखेड़ते हैं पौधे को, जी, तो जी। उसका कोई खास तरीकाकार है? जैसे गंडी अगर ज़मीन में टूट जाती है, उसको ज़्यादा ज़ोर से हम उखेड़ें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हार्वेस्टिंग के लिए आपने सिंपली जो कसी के साथ जैसे हम ये छोटे पैमाने पे गाजरों को भी सर, अगर आपके लिए हार्वेस्ट करते मुमकिन हो हैं। तो आप एक कोई छोटा पौधा उखेड़ के दिखा देंगे? जी आपको दिखा देते हैं, वो कसी लाएं। कहाँ से निकाल? ज़्यादा इजी यहाँ पे बस ये देखिए, तार को ना काटिए। नहीं तार को वो तार तो कोई एक पौधा जो नहीं ये कैमरा को फोकस, हाँ जी, निकलो। कैमरा क्लियर है? फोकस। हाँ जी बिल्कुल। भैया आप उस साइड पे हो जाए इधर। उधर हाँ जी बस। एक मिनट सर, एक मिनट। इसका मैं मदर भी साफ ही है सर। अच्छा, ये आपके सामने उसने कस्सी की मदद से इसको ज़मीन से निकाला है। एहतियात इसमें ये रखनी है कि डायरेक्ट इस पे जो भी टूल आपका है जिससे आप इसको निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से, तो डायरेक्ट उस पर हिट ना करें। अगर से इसको कसी यहाँ लगती तो ये इससे डैमेज हो जाता है और वो हो सकता है आपकी जो आंख बाद में आपने सीड के लिए भी इस्तेमाल करनी है वो डैमेज हो जाए और क्वालिटी इसकी ख़राब होती है और वहाँ से फंगस और रॉटनिंग और सारी चीज़ें उसका होता है। तो कोशिश करें इसको इंटैक्ट निकालें। इंटैक्ट निकालने के बाद फिर इसकी मिट्टी उतार लें और बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि आपने बिजाई से 10 से 15 दिन पहले इसको निकालना है। उस प्रोसेस में यही होता है कि आप इसको मिट्टी सारी एक ही दफ़ा में नहीं निकलती, तो सीड वाली फसल को आप वॉश ना करें, ज़्यादा बेहतर है। आप इसको खेत के अंदर ही 2-3 दिन पड़ा रहने दें। उससे ये होगा कि ये जो मिट्टी इसके साथ चिपक गई है या अंदर जो तहों में फंसी हुई है वो ड्राई होने के बाद खुद ही वो उसमें से वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये हफ्ता 10 दिन की जो ड्राइंग है उससे ये इसके ऊपर से सारी सॉइल जो मिट्टी है वो निकल जाती है। तो फिर उसके बाद आप इसको पीसेज में ब्रेक करके फंजीसाइड ट्रीट करके और वो सारा प्रोसेस 4-5 दिन का जो है वो उसको कर लें। और दूसरा ये कि आपको जैसे पौधे दिखाएं, कुछ अच्छे पौधे हैं, कुछ उसमें हल्के भी हैं। ये तुम्हारे तजर्बात हैं, ये वैरायटी कोई और है, कोई और है। तो ये कैमरा क्लोजिंग की वजह से हमने यहाँ से निकाला। तो इसमें इसने क्या किया कि ये इसकी ग्रोथ एक साइड को हुई है। तो कुछ में आपने वो देखा है कि वो हाँ जी वो लंबाई में हुआ है कि एक प्लांट इस साइड को चल पड़ा है, एक इसको। ये सारी बिहेवियर और ये सारी स्टडीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं और जो एडवांस लाइनें हैं हमारी इंशाल्लाह उनको कमिंग एक आध ईयर में हम रजिस्टर करवा के उसका टिश्यू कल्चर के थ्रू सीड मल्टीप्लाई करके तो फार्मर को फैसिलिटेट करेंगे कि जो एडवांस लाइन है, जैसे सर ने बताया था कि 4-5 साल से यहाँ पे अदरक लग रहा है, तो वो यहाँ पे क्लाइमेटाइज उसे हम कहते हैं कि यहाँ के माहौल के मुताबिक अपने आप को वो इसे सॉइल का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसमें एक जो ब्रीडिंग का हम टेक्निक इसमें कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन, कि हम हर साल अच्छे पौधों को सिलेक्ट करके अगले साल में ले जाते हैं जो बीमारी से भी पाक होते हैं, जिन्होंने ये नामुसाइद हालात को बर्दाश्त भी किया होता है और अच्छी पैदावार भी देते हैं। वो उनको जब हम अगले साल लेके जाते हैं, उनकी नस्ल लगाते हैं, फिर उसमें से अच्छे पौधे सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको अगले साल लेके जाते हैं। तो ये साइकिल इस वक्त हमारे एडवांस लाइनों का 5वें साल में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो ये अभी जो ये वाली लाइन है ये हमारी फर्स्ट ईयर की है। इसमें से जो हमें अच्छे पौधे मिलेंगे इसको हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। ठीक ठीक है ये अंदर जी। नाज़रीन, आपने सर की सारी बातें सुनी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बातें बड़ी मुस्तफ़ीद और मुफीद साबित हुई होंगी। हम अगर डायरेक्टर साहब की तरफ जाते हैं कि सर आप अगर हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे कोई हौसला अफजाई करनी चाहिए, चाहे अदरक की काश्त के बारे में, अगर आप आखिर पे कोई ख़ास लफ्ज़ कहना चाहें जैसे कि आपको सुना जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, हौसला अफजाई के लिए यही काफ़ी है कि ये हम बिल्कुल पैदा नहीं करते। अगर हम अपनी ज़रूरत के लिए
पैदा करना शुरू कर दें, जो कि बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम ये नहीं है। 1-2 साल हो सकता है आपको मसला आए, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 साल के बाद आप इसके माहिर हो जाएंगे और आप इसको सही तरीके से उगाना और सही तरीके से बर्दाश्त करना सीख जाएंगे। तो ये जैसे बताया है कि इसकी बहुत अहमियत है, ग़िज़ाई अहमियत है, और इसकी जो बीमारियों के मुकाबला करने की जो इसकी अहमियत है, तो इस सब्ज़ी की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं वो ख़ालिस अपने फ़ायदे के लिए होती हैं। ज़राअत एक ऐसा पेशा है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ रख के बाकी हम दूसरों के लिए बेशक वो कीमत नहीं देते हैं, लेकिन ये भी एक सदका है कि वो किसी को खाने के लिए मुयस्सर तो हो, वो मुहैया तो हो वो, तो ये एक बहुत बड़ा सवाब का काम भी है। तो आप ये शुरू करें, थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। एक बात अहमद साहब, अगर गर्मियों में अगर किसी के बंदे के पास, किसी फार्मर के पास ये टनल है, तो वो अपनी फसल को वो दोपहर से पहले 2-3 घंटे वो सिंपल पानी से स्प्रे करके, क्योंकि बताया था अहमद साहब ने कि हवा की नमी 20% पे आ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो अगर सिंपल पानी का स्प्रे हम कर दें वो 2 महीने के लिए, तो उससे भी हमारे जो पौधे हैं वो बचे रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने आप तक पहुँचाई है। ये सबब बने हैं सावी वाले, अल्लाह इनको भी नवाजें। ये बहुत बड़ी खिदमत है आपके लिए भी, और हम भी आपकी खिदमत के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नजीबुल्लाह साहिब, आमिर साहिब, जिन्होंने बहुत डिटेल के साथ हमें इस क्रॉप के बारे में, इस फसल के बारे में मुकम्मल रहनुमाई दी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपको किसी में रहनुमाई चाहिए हो, तो आप हमारे मतलूबा नंबर पर हमसे सवालात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, मैं फिर से बताते जाऊँ कि हम तहकीकाती अदारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं, और इस वक्त हम अदरक की फसल के अंदर ही खड़े हैं, जो कि मेचोरिटी की स्टेज के ऊपर है। और इस वक्त सर ने मुकम्मल तौर पर ज़मीन की तैयारी से लेके हार्वेस्टिंग तक मुकम्मल तौर पर सारी रहनुमाई फराहम कर दी है। फिर भी अगर आप, बहुत सारे भाई जो हमें देख नहीं पाए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कि सावी के नाम से मौजूद है, हमारी ऐप जो कि सावी के नाम से मौजूद है, जिसमें मैं बताती जाऊँ फिर से कि हम सैटेलाइट डाटा इस्तेमाल करते हुए आपको आपकी फसल के बारे में मालूमात देते हैं कि उसकी सेहत कैसी है, पानी की मिकदार कितनी है, कितनी खाद डालनी चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमात वहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ माहिरीन ज़राअत मौजूद हैं, डॉक्टर नजीबुल्लाह साहिब हैं, और बहुत सारे माहिरीन ज़राअत जो कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज मुफ्त हैं। अपनी मेज़बान रिक्ज़ा अवान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों और नए मौजू के साथ हम तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।